आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीसीएस 187 मानव संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की जो क्लास रहेगी, आज हम लोग एक ही वीडियो में आपको पूरी क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक है, और पूरे के पूरे इसमें जितने चैप्टर हैं, अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक में भाई मेरे टोटल जो चैप्टर हैं 12 चैप्टर हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या जो खास तौर से एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग इस क्लास को करेंगे। ठीक है, और बाकायदा मैं आपको ये नोट्स में से मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स मैंने इसके निकाल रखे हैं, बना रखे हैं, वो आपको समझ में भी आसानी से ज़रूर आएगा। तो अगर आप लोग देखोगे इसमें टोटल ना 3 ब्लॉक हैं, यानी 3 खंड हैं, और 3 खंड में कितने चैप्टर हैं भाई मेरे? 12 चैप्टर हैं। तो 12 के 12 हम लोग चैप्टर तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा हो सकता है कि आपको बीच-बीच में से भी मैं आपको इसमें क्वेश्चन ज़रूर बताता रहूँगा। तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो एग्ज़ाम आपका सच में बहुत अच्छा जाएगा, और कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत या आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से आपकी पूरी किताब कवर हो जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन खास तौर से एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिएगा हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा यूनिट नंबर 1 का क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन क्या है? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन सा रहेगा? मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य बताइए। एक क्वेश्चन हमारे लिए क्या रहा है भाई? इंपॉर्टेंट बनेगा, समझ रहे हो? जैसे अभी एग्जाम में ये आया था, मानव संसाधन प्रबंधन का स्वरूप और विस्तार बताइए। इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? तो चलिएगा हम लोग इसी को देखते हैं। तो देखिएगा, ये नोट्स है, नोट्स के थ्रू मैं इसमें बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा बेहतर समझ सकें। ठीक है, देखिएगा भाई मेरे, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य बताने हैं। देखो, ह्यूमन एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है, उसके कौन-कौन से फंक्शन है, यानी कौन-कौन सा कार्य करता है। ठीक है, तो भाई मानव संसाधन जो सबसे पहला काम क्या करता है? योजना बनाने का काम करता है एचआर डिपार्टमेंट का भाई मेरे। कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, वहां पर जो एचआर डिपार्टमेंट होता है यानी मानव संसाधन प्रबंधन जो डिपार्टमेंट होता है, उसका काम क्या है? प्लानिंग बनाना, कंपनी और संगठन के बारे में सारी सभी प्रकार की जो प्लानिंग है यानी योजना बनाने का काम करता है। जैसे भाई कंपनी या संगठन में कितने कर्मचारी होंगे, कितनी जरूरत, कितने लोगों को भर्ती करना है, इन सब का अनुमान कौन लगाता है? मानव संसाधन प्रबंधन जो है यही काम करता है भाई, लोगों को भर्ती करना। ठीक है, भविष्य में जिन लोगों को हमने भर्ती किया भाई, नौकरी निकालेगा, उनको भर्ती करेगा, और हमें भविष्य में आने वाले फ्यूचर में कैसे कर्मचारियों की जरूरत है, उनमें क्या क्या स्किल होनी चाहिए, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, और इन सब का पूर्वानुमान कौन लगाता है? एचआर डिपार्टमेंट लगाता भाई मेरे। मानव संसाधन डिपार्टमेंट जो होता है, इन सभी चीजों के बारे में क्या है? वो अनुमान लगाने का काम करता है। समझ रहे हैं कि भाई जैसे मान लो एक कंपनी है, चाहे सरकारी मान लो चाहे प्राइवेट मान लो, तो उसमें जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट ही देखता भाई कितने लोगों को भर्ती करना है, किसको कितनी सैलरी देना है, भाई मेरे कंपनी में जिन लोगों को हमने भर्ती किया है, उनको कैसे ट्रेनिंग देना है, उनको कैसे स्किल सिखानी है। ठीक है, कर्मचारियों के भविष्य को लेकर के, यानी उनके फ्यूचर को लेकर के, उनकी लाइफ को लेकर के सभी प्रकार के जो प्लानिंग है, योजना बनाने का काम कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंधन करता है, एचआर डिपार्टमेंट करता है भाई मेरे, समझ रहे हैं? पहला उस यानी एचआर डिपार्टमेंट का पहला काम है योजना बनाना, प्लानिंग बनाना, कंपनी और संगठन को कैसे चलाया जाएगा, कितने लोगों की भर्ती किया जाएगा, इसके बारे में कह सकते हो कि हर एक प्रकार की जो प्लानिंग है वो करने का काम कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंधन करता है। दूसरा काम क्या करता है? कार्य विश्लेषण करता है, जॉब एनालिसिस करता है। भाई मानव संसाधन यानी एचआर डिपार्टमेंट में जितने लोगों को कंपनी या संगठन में भर्ती किया है, प्रत्येक पद या नौकरी के लिए जरूरत के अनुसार और जिम्मेदार आदमी को पहचानने का भी काम एचआर डिपार्टमेंट करता भाई। कंपनी में कितने लोगों की जरूरत है और क्या स्किल चाहिए उनको, उसको भी क्या करता है? एक प्रकार से एनालिसिस करता है। भाई कंपनी में मैनेजर कितने चाहिए, ठीक है, वर्कर कितने चाहिए, ठीक है, इंजीनियर कितने चाहिए, इन सब के बारे में रिसर्च कौन करता? मानव संसाधन विकास करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन
किस प्रकार की नौकरी चाहिए, भाई एड वैड देगा ना, कैसे लोगों को भर्ती करना, कैसे लोगों का चयन करना है, ये सारा काम कौन देखता है, एचआर डिपार्टमेंट देखता है। भाई एचआर डिपार्टमेंट का काम है काम का विश्लेषण करना, वर्क का एनालिसिस करने का काम कौन है, एचआर डिपार्टमेंट करता ना भाई। एचआर डिपार्टमेंट में कह सकते हैं उसको जो काम करवाना है, उसी के आधार पर तो नौकरी निकालेगा भाई, क्या क्या उसमें योग्यता, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए, कितने उसमें मजदूर चाहिए, कितने हेल्पर लेबर चाहिए, इन सभी के बारे में एनालिसिस कौन करता है, कार्य का विश्लेषण कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन डिपार्टमेंट करता है। एचआर डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन विभाग क्या करता है भाई, भर्ती करने की पूरी प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट जो है, किसी भी कंपनी में, किसी भी संगठन में, कोई कंपनी है, सरकारी है, प्राइवेट है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, वहां पर भाई मेरे जो भर्ती की प्रक्रिया है, यानी किसको भर्ती करना है, किसका चयन करना है, हर प्रकार की जो रिक्रूटमेंट है, उसको कौन देखता है, मानव संसाधन विकास डिपार्टमेंट देखता है। भाई एचआर डिपार्टमेंट का काम है लोगों की भर्ती करना, उनकी सैलरी वैलरी फिक्स करना, उनको जॉब लेटर देना, उनको बुलाना, भाई उनको कैंपस से लाना है, उनको विज्ञापन ऐड दे करके उनको बुला रहा है, किस प्रकार से बुलाना है, इस प्रकार की सभी चीजों को कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट ही क्या करता है, इसको हैंडल करता है। रिक्रूटमेंट करने का काम यानी भर्ती करने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो मानव संसाधन प्रबंधन जो डिपार्टमेंट होता है कंपनियों और इंडस्ट्रियों में, एचआर डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सब वही देता है भाई, किसको, चाहे बाहरी भर्ती हो, चाहे आंतरिक भर्ती हो, प्रमोशन और मोशन देना है, किसको कंपनी से बाहर निकालना, किसको अंदर रखना है, इस सभी प्रकार के काम को कौन देखता है भाई मेरे, मानव संसाधन जो डिपार्टमेंट होता है, उसका काम है लोगों की भर्ती करना। दूसरा, लोगों का सिलेक्शन करना, भर्ती में सही उम्मीदवार का चयन कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन विकास जो है, मानव संसाधन जो प्रबंधन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, उसका काम है सही लोगों का सिलेक्शन करे। भाई कंपनी में सही इंजीनियर आए, सही मैनेजर आए, सही वर्कर आए, सही कर्मचारियों का चयन हो, यानी भर्ती प्रक्रिया में कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का सिलेक्शन करना किसका काम है, एचआर डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो का डिपार्टमेंट है, उसका काम है। उम्मीद जो जिन लोगों को कंपनी या संगठन में भर्ती किया है, भैया उनको, उनके लिए आवेदन फॉर्म निकालना, उनकी भर्ती करना, उनका मेडिकल चेकअप करना, उनका इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू लेने का काम भी एचआर डिपार्टमेंट करता है। भाई आप लोग अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने कभी गए होंगे, तो देखा होगा कि एचआर वाले इंटरव्यू लेते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी कंपनी, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट, कहीं पर भी हो, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, जिसको हम एचआर डिपार्टमेंट शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में कंपनियों में आम भाषा में हम लोग बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट। तो भाई एचआर वाले ही तो आप सबका वो लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आपको कितनी सैलरी वैलरी होगा, आपका एग्जाम भी लेता है, वो पूछता भी है आपको, जॉब लेटर भी वही पकड़ाता कि भाई अब आप इतने तारीख से तुमको नौकरी पर आना है। यानी पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एचआर डिपार्टमेंट ही करता है, उसका काम ही है कि लोगों को भर्ती करना, लोगों को कंपनी से बाहर निकालने का भी काम यही करता, फायर कर देता है, होता भाई कंपनी से बाहर निकाल दिया, भाई किसको कंपनी में रखना, किसको भगा देना है, सारा काम कौन देखता है, भाई एचआर डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम यही है। अगला क्या करता है, प्रेरणा और अनुस्थापन करता है, नए कर्मचारियों को संगठन के वातावरण के बारे में जानकारी देने का काम करता है। भाई कंपनी में जो नए नए कर्मचारी आते हैं, जो नए नए वर्कर आते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको अपनी कंपनी के नियम कानूनों को बताना किसका काम है, मानव संसाधन प्रबंधन का काम है। जिन लोगों को भर्ती किया वो लोग एक टीम के रूप में काम करें, अपने अपने डिपार्टमेंट को देखें, अपनी जिम्मेदारियों को संभालें, इसका परिचय करवाना किसका काम है, मानव संसाधन विकास प्रबंधन का काम है। कर्मचारी जल्दी से जल्दी घुल मिल जाएं और मिलजुल करके साथ काम करें, इस चीज को बढ़ाने का काम कौन करता है, मानव संसाधन विकास काम करता है। अगला, मानव संसाधन प्रबंधन क्या करता है भाई मेरे, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देने का काम, भाई आपने कंपनी में जितने लोगों को भर्ती किया, भाई उनको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, उनको तो काम सिखाना भी तो पड़ेगा, तो पूरी ट्रेनिंग देने का काम यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो वर्क है, वो कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन का काम है। जो कर्मचारी हमने कंपनी में भर्ती किए हैं, उनको स्किल सिखाना, उनको उनके काम में एक्सपर्ट बनाने, उसकी ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है, मानव संसाधन प्रबंधन करता है। नए कर्मचारियों को
यानी एक प्रकार से शुरुआती ट्रेनिंग देता है, या जो पुराने कर्मचारी हो जाते, उनको भी समय-समय पर ट्रेनिंग देने का काम करते। देखते ना, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको भी बीच-बीच में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने काम को और अच्छे से काम कर सकें। भविष्य के लिए योजना, प्रोग्राम और प्लानिंग बनाने का काम कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है, वो करता है। अगला क्या करता है? निष्पादन मूल्यांकन। इसका मतलब क्या है? कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन पर देखो, जो भाई मेरे एचआर डिपार्टमेंट होता है, यानी मानव संसाधन प्रबंधन जो होता है ना, कोई भी कर्मचारी कैसे काम कर रहा है, उसका मूल्यांकन भी करता। भैया काम सही कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। देखो, जो कर्मचारी अच्छा काम करता है, भाई उसका तो प्रमोशन कर देगा, और जो अच्छा काम नहीं करेगा, भैया उसको कंपनी से निकाल के फेंक देगा। इसी को बोलते हैं निष्पादन मूल्यांकन। मानव संसाधन जो प्रबंधन है, वो क्या करता है? कर्मचारी यानी जो वर्कर भैया जिसको भर्ती हम लोगों ने कर रखा है, उसका काम जो वर्क कर रहा है, उसका एनालिसिस करता है कि भाई ये काम सही कर रहा है कि ठीक नहीं कर रहा है। यानी निष्पादन मूल्यांकन के जरिए एचआर डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंधन अपने कर्मचारियों को देखता है कि वो काम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम नहीं कर रहा। और भाई मेरे जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, उनकी तो कर देता है प्रमोशन, उनको तो देता तो पुरस्कार। देखते नहीं कि कंपनियों में लोगों को पुरस्कार भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, और सैलरी भी कई बार ज्यादा बढ़ा-बढ़ा के दे देता है। तो भाई जो अच्छा काम करेगा उसका तो उस मूल्यांकन करता है एचआर डिपार्टमेंट, देखता रहता है कौन वर्कर कैसे काम कर रहा है। और भाई जो अच्छा काम करेगा उसकी तो उसका प्रमोशन कर देगा, उसकी सैलरी बढ़ा देगा। और भैया जो अच्छा काम नहीं कर रहा, जो ठीक-ठाक से नहीं चल रहा, उसको कंपनी से निकाल भी देगा। देखते नहीं बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट वाले, देखते नहीं लोगों को कंपनियों से बाहर निकाल देते हैं। होता है ये। देखो कितने सारे लोगों को कोरोना में देखा होगा बाहर निकाल गया था। बहुत सारी बड़ी-बड़ी जो भाई प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उसमें उसमें से भी निकाल दिया जाता है। तो यानी मानव संसाधन प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है, समय-समय पर वो जाँच करता है, देखता रहता है भाई कौन कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, कौन कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहा है। यानी पुरस्कार भी तो देता है, अवार्ड-अवार्ड भी मिलते हैं। देखा होगा ना कि आपके आस-पास अगर कोई कंपनी-वंपनी में लोग काम करते हैं, तो उनको देखा होगा अच्छा काम करते हैं, उनको पुरस्कार भी मिलता है, अवार्ड भी मिलता है। जैसे कई बार उनकी सैलरी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। प्रमोशन किस आधार पर होता है खास तौर से कंपनियों में? इसी आधार पर तो होता है भाई ने जो अच्छा काम कर रहा है उसका प्रमोशन कर देना है, जो अच्छा काम नहीं कर रहा भैया उसका क्या करें, उसका डिमोशन कर देना, उसको तो निकाल ही देगा। ठीक है? ये अच्छा मानव संसाधन विकास की यानी मानव संसाधन प्रबंधन क्या करता है? श्रम संबंध। कर्मचारी जो कर्मचारी यानी जो वर्कर हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को भी देखता है। भई जो हमारे वर्कर जो कर्मचारी उनका हेल्थ अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसकी भी देख-रेख करता है। दूसरा मानव संसाधन प्रबंधन जो यूनियन देखा होगा ना, कंपनियों में यूनियन बन जाती है, यूनियनबाजी बहुत होती है ना, देखा होगा ना यूनियन बना लेते हैं कर्मचारी, और कोई बात नहीं मानो तो तुरंत स्ट्राइक पर चला जाता है। देखा होगा ना, हड़ताल कर देते हैं। तो श्रम प्रबंधन यानी श्रम कानून, श्रम यानी कह सकते हैं लेबर के कानून, नियम, इनकी देख-रेख भी करता है। और कंपनी में अगर किसी प्रकार का लड़ाई, झगड़ा, मार-पीट भी हो जाता है, तो मानव संसाधन जो प्रबंधन है, वो भाई लड़ाई-झगड़े को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सरकार के नियम कानूनों का अनुपालन भी कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंधन जो डिपार्टमेंट होता है, सरकार के नियम कानून है, वो सही से फॉलो हो, उनका पालन हो, इसकी देख-रेख भी कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंधन करता है। ठीक है? अगला क्षतिपूर्ति और हित लाभ। देखो भाई, कंपनी में अगर किसी कर्मचारी को चोट-वोट लग गई, तो उसको एक प्रकार से मुआवजा भी देता है। जो मानव संसाधन प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है, वो कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का काम है, उनको इंसेंटिव इंसेंटिव सुना होगा ना, कंपनी में जो लोग काम करते हैं भैया बोलते हैं इंसेंटिव मिला, यानी प्रोत्साहन। बढ़िया काम कर रहे हो तो तुमको तुम्हारी जैसे हम लोग पीठ थपथपा नहीं देते, तो उसी प्रकार से उनकी पीठ थपथपा के पैसा दे देता है। उसको बोलते हैं भाई इंसेंटिव देता है, बोनस देता है, भत्ते देता है। भाई जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, उसको कह सकते हो मानव संसाधन एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई, उस कर्मचारी का वेतन बढ़ा देगा, उसको इंसेंटिव देगा यानी उसको प्रोत्साहन देगा, उसको बोनस मिलेगा, ठीक है? उसकी सैलरी बढ़ा देगा, उसका प्रमोशन कर देगा। दूसरा, कर्मचारियों को उन कर्मचारियों का स्वास्थ्य का बीमा हो, कर्मचारियों की पेंशन के बारे में, छुट्टी के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में यानी कर्मचारियों के फ़ायदे के बारे में कौन सोचता है? मानव संसाधन प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है भाई कर्मचारी की
कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको सैलरी अच्छी हो, उनको पेंशन बाद में मिले, इस प्रकार की सभी चीज़ों को देख-रेख कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंधन डिपार्टमेंट करता है। एचआर डिपार्ट यानी मानव संसाधन डिपार्टमेंट यह सुनिश्चित करता है यानी कन्फर्म करता है कि वेतन जो है सबको सटीक मिले, सही मिले और उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार उनका वेतन भत्ते सब मिलते रहें, ताकि कर्मचारी मन लगा करके संगठन में यानी कंपनी में काम करते रहें। रिकॉर्ड रखना, मानव संसाधन जो डिपार्टमेंट है यानी मानव संसाधन जो प्रबंधन है, वो क्या करता है? कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखता है, कर्मचारियों की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी जैसे उनका आधार कार्ड, उनकी मार्कशीट पैन कार्ड, फोटू-फाटू उस सब का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा उनकी रजिस्ट्री भी मेंटेन करता है, देखते नहीं कि सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, भाई कर्मचारियों का डेली का रिकॉर्ड होता है, हाजिरी, अटेंडेंस, उसी के आधार पर तो सैलरी-फैलरी बनाएगा। और वेतन भत्ते, किसकी कितनी वेतन है, किसकी कितनी सैलरी है, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कर्मचारियों का कैसा प्रदर्शन है, वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं काम कर रहे हैं, उनका यानी वर्क का भी एक्सपीरियंस लेटर-वोटर सब देखता है, उनको ट्रेनिंग कब-कब दी गई उसका, यानी रिकॉर्ड रखने का काम किसका है? मानव संसाधन प्रबंधन जो है अपने कंपनी में संगठन जो होता है, उसमें कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखता है, पूरी डिटेल, पूरी उनकी जानकारी रखने का काम कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंधन करता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन के क्या काम हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यानी मानव संसाधन जो प्रबंधन है वो कह सकते हो कि कंपनी में या संगठन में कर्मचारियों की योजना बनाता है, उनका चयन करता है, उनके विकास में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके काम को देखता है, उनके वेतन, भत्ते, सभी प्रकार की चीज़ों को देख-रेख करने का काम कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंधन करता है। समझ गए? तो भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए आसान ही होगा, ठीक है? ओके, चलिए अगला चैप्टर बताता हूँ, ठीक है? अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा? मानव संसाधन विकास, ठीक है? तो मानव संसाधन विकास का महत्व और इसके लाभ और मानव संसाधन विकास के भाई मेरे कार्य बताइए। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है खास तौर से आपके एग्जाम में और मानव संसाधन विकास जो है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। तो देखिएगा मानव संसाधन विकास का क्या महत्व, भाई मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है? भाई उसका काम है कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना। मानव संसाधन जो है डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन जो प्रबंधन है वो क्या करता है? कर्मचारियों का डेवलपमेंट करता है। भाई मेरे कर्मचारियों की दक्षता बढ़ जाएगी। पता नहीं कि मानव संसाधन जो प्रबंधन है वो कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता है, उनको कौशल यानी स्किल सिखाता है, उनकी नॉलेज बढ़ाता है, उनका ज्ञान बढ़ाता है। इससे कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और कंपनी के लिए बेहतर काम करते हैं। तो मानव संसाधन जो है वो क्या करता है? एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं यानी जो वर्कर हैं उनकी क्या करता है? उनके स्किल को यानी अपग्रेड करता है और इससे कर्मचारी जो है स्किल्ड हो जाते हैं, उनकी योग्यता बढ़ती है, उनके काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में मानव संसाधन का एक बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा मानव संसाधन का क्या महत्व है? संगठन की उत्पादकता बढ़ाता है। मानव संसाधन प्रबंधन जो है कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता है, अच्छे कर्मचारियों की भर्ती करता है। इससे जो संगठन है, इससे कह सकते हैं जो कंपनी है, उसका प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन भी इससे बढ़ता है। यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में कह सकते हो कि मानव संसाधन जो विकास है उसका बहुत बड़ा महत्व है। यानी जो हमारे वर्कर हैं उनको भाई ट्रेनिंग दिया, इससे हमारे संगठन, इससे हमारे कंपनी या जो कंपनी है चाहे सरकारी प्राइवेट कुछ भी है, उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उत्पाद ज्यादा बनेंगे। जैसे मान लो भाई हमारी एक कंपनी है, हमने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी, स्किल उनको प्रदान करी, स्किल्ड वर्कर है हमारे, तो भाई मान लो कर्मचारी एक दिन में हमारे कर्मचारी जैसे मान लो कंपनी में जूता बन रहा है, भाई आज मान लो कर्मचारियों ने 500 जूते बनाए हैं, अगर उनको और स्किल सिखाएंगे तो हो सकता है एक दिन में 1000 जूते बनने लग जाए। इसका मतलब क्या है कि मानव संसाधन विकास क्या है कि कर्मचारियों की उत्पादकता ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। कर्मचारियों में बेहतर संगठन और तालमेल को बढ़ाने में मानव संसाधन विकास का बहुत बड़ा महत्व है। मानव संसाधन विकास जो है वो कह सकते हो कि बेहतर संबंध और अच्छा वातावरण बनाता है यानी कंपनी में। मानव संसाधन जो है वो कह सकते हैं यानी एचआर डिपार्टमेंट का यही महत्व है कि भाई वो यानी कंपनी में कर्मचारियों को एक टीम के रूप में इकट्ठा करता है
उनका लीडर, उनका नेतृत्व करता है और उनको सहयोग करता है। यानी मानव संसाधन जो विकास है, कंपनी में एक अच्छा माहौल, सकारात्मक माहौल और एक पॉजिटिव माहौल बनाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका, इसका सबसे बड़ा महत्व है। यानी मानव संसाधन विकास जो है, कंपनी में पॉजिटिव माहौल, कर्मचारियों को मोटिवेट करता है, कर्मचारियों को उत्साहित करता है। इससे कंपनी में कर्मचारियों एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी के साथ बेहतर संबंध होता है, बेहतर रिलेशन बनता है और लोग मिलजुल करके काम करते हैं। इससे हमारी कंपनी का वातावरण अच्छा रहता है। तो मानव संसाधन का कैसे विकास जो है क्या करता है कि कर्मचारियों में सहयोग की भावना और बेहतर वातावरण कंपनी में बनाता है। दूसरा, नवाचार और रचनात्मकता। मानव संसाधन प्रबंधन जो है कर्मचारियों को नई-नई चीजें सिखाता है। इससे कर्मचारियों में नए विचार, नई सोच और क्रिएटिविटी आती है। मानव संसाधन विकास क्या करता है कि कर्मचारियों को जब नई-नई तकनीकें सिखाता है, तो हमारा कर्मचारी इतना स्किल्ड हो जाता है, इतना इतना सोच विचार करने लग जाता है कि हमारा कर्मचारी भाई मेरे क्रिएटिव हो जाता है। उसमें नए विचार, नई चीज, नए उत्साह रहता है। तो मानव संसाधन विकास जो है कर्मचारियों को रचनात्मक यानी क्रिएटिव बनाने में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। मानव संसाधन विकास जो है कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास कैसे कर्मचारियों की देख-रेख करता है, उनकी नौकरी को देखता है, उनके लाभ को देखता है। इससे कंपनी का जो कर्मचारी रहता है भाई मेरे संतुष्ट रहता है। मानव संसाधन विकास का यही महत्व है कि मानव संसाधन विकास कर्मचारियों को सैटिस्फाई रखता है, कर्मचारियों के हित देखता है, कर्मचारियों की सैलरी देखता है, उनका स्वास्थ्य देखता है, इन सबको बेहतर रखता है। इससे कर्मचारी संतुष्ट रहता है और कंपनी में भाई मेरे वो मन लगा करके काम करता है। तो मानव संसाधन विकास जो कर्मचारियों की संतुष्टि और कर्मचारियों को प्रेरणा, मोटिवेशन देता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा को भी लाभ देता है। मानव संसाधन जो है वो कंपनी में या संगठन में एक प्रकार से कंपटीशन को भी बनाता है और मानव संसाधन जो है एक प्रकार से बाजार को देखता है कि बाजार में कैसा कंपटीशन है और हमें अपने संगठन को और हमें अपने कंपनी को, इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है। इसकी भी कह सकते हैं कि मानव संसाधन विकास की सबसे बड़ी भूमिका है। मानव संसाधन विकास जो है कह सकते हैं कि करियर विकास में मदद करता है। मानव संसाधन विकास जो अपने कर्मचारियों को स्किल सिखाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, इससे कर्मचारियों में स्किल आती है और आने वाले भविष्य में वो बेहतर नौकरियां पाते हैं, बेहतर काम करते हैं और उनमें बेहतर स्किल आती है। तो मानव संसाधन विकास जो है कर्मचारियों को स्किल्ड वर्कर बनाने में, स्किल सिखाने में काम करता है। इससे आने वाले फ्यूचर में हमारे जो कर्मचारी होते हैं बेहतर होते हैं, निपुण होते हैं और अच्छा काम करने लग जाते हैं। समझ रहे हैं? तो मानव संसाधन के लाभ क्या है भाई? मानव संसाधन विकास अगर किया जाएगा तो इससे क्या लाभ मिलेगा? तो भैया इसका सबसे पहला लाभ, प्रॉफिट क्या होगा? सबसे पहला लाभ होगा कि आपके काम में गुणवत्ता आ जाएगी। भाई हमारा कर्मचारी अगर स्किल्ड रहेगा और वो उसको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, तो इससे हमारा जो काम है उसमें बहुत ज्यादा गुणवत्ता आ जाएगी। समझ रहे? गुणवत्तापूर्ण काम करेगा और हमारे जो प्रोडक्ट है भाई, कर्मचारी कंपनी में जो प्रोडक्ट बना रहा है अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, अच्छी नॉलेज रहेगी और मानव संसाधन विकास से कर्मचारियों का मनोबल, यानी कर्मचारियों का मनोबल और कह सकते हैं माइंडसेट बहुत अच्छा बना रहता है। वो तन मन धन लगा करके काम करता है। मानव संसाधन विकास कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है। इससे कर्मचारियों में भैया मेरे आत्मविश्वास बढ़ा रहता है। मानव संसाधन विकास से संगठन में, कंपनी में स्थिरता आती है। भाई मानव संसाधन विकास अगर अच्छा काम करेगा तो कोई कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ेगा और नौकरी नहीं छोड़ेगा तो कंपनी अच्छी चलेगी। कोई नौकरी नहीं छोड़ेगा तो हमारा काम अच्छा चलेगा। कर्मचारी स्वस्थ रहेगा तो कोई छुट्टी नहीं लेगा, तो कंपनी का टर्नओवर भैया मेरे बढ़ता चला जाएगा। कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। मानव संसाधन विकास का सबसे बड़ा लाभ यही कि मानव संसाधन विकास अगर अच्छे से काम करता है तो कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ते, कर्मचारी कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। भाई कंपनी अगर कर्मचारी के बारे में सोच रही तो कर्मचारी भी कंपनी के बारे में सोचेगा। तो मानव संसाधन विकास का ये फायदा है। दूसरा, नेतृत्व विकास। मानव संसाधन विकास कर्मचारियों में नेतृत्व यानी लीडरशिप, भविष्य के नेता का भी निर्माण करता है। वर्कर जो है, हमारा जो कर्मचारी है वो बेहतर बनता है और अच्छा बनता है। मानव संसाधन विकास मजदूर यानी जो मजदूर हैं और कह सकते हैं संगठन में अच्छे रिलेशन। मानव संसाधन विकास कह सकते हैं कंपनी के मालिक में और कर्मचारियों में अच्छा संबंध बनाता है। मानव संसाधन विकास कर्मचारियों में लड़ाई झगड़े को भी शांत कराता है और उनकी बेहतरी के लिए सोचता है।
मानव संसाधन विकास कह सकते हैं कर्मचारियों को अच्छी तकनीक, अच्छी नॉलेज देता है। इससे कर्मचारियों को नई-नई स्किल सीखते हैं और आसानी से अपने फ्यूचर में, भविष्य में बेहतर कर पाते हैं। मानव संसाधन विकास जो है यानी कंपनी में या संगठन में एक पॉजिटिव माहौल बनाता है जिससे कर्मचारी पॉजिटिव रहते हैं, मिल-जुल करके काम करते हैं। तो मानव संसाधन का भैया क्या लाभ है? और मानव संसाधन विकास काम क्या करता है? कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता, सबको पता मानव संसाधन विकास क्या करता है, इसका काम क्या है कि भाई मेरे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, ठीक है? उनको स्किल सिखाना, कर्मचारियों का विकास करना, उनको सुधार लाना, उनके लिए बेहतर माहौल कंपनी में बनाना। ये मानव संसाधन विकास का काम है कि कंपनी में बेहतर कर्मचारियों का मूल्यांकन करना। भाई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा, खराब काम कर रहा, कर्मचारी को रखना है कि निकालना है कि प्रमोशन करना है। इस सभी प्रकार के देख-रेख कौन करता है? मानव संसाधन विकास करता है। मानव संसाधन विकास कर्मचारियों के करियर के बारे में योजना बनाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मानव संसाधन विकास जो है कर्मचारियों में क्षमता निर्माण, भाई कर्मचारी और अच्छा काम करें, नई-नई चुनौतियों का सामना करें, बेहतर काम करें, इसके लिए भी काम करता है। मानव संसाधन विकास कर्मचारियों को नेतृत्व यानी लीडरशिप सिखाता है। कर्मचारी आगे चल कर के भविष्य में बेहतर नेतृत्व करते हैं, बेहतर लीडर बनते हैं। मानव संसाधन विकास जो कर्मचारियों को परामर्श यानी सलाह देने का भी काम करता है। मानव संसाधन विकास कर्मचारियों की समस्या को सुनता है, कर्मचारियों की समस्या का समाधान करता है। मानव संसाधन विकास कर्मचारियों की शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, चाहे पैसे की समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। मानव संसाधन विकास के जरिए कर्मचारी एक टीम के रूप में मिल-जुल करके काम करते हैं। इससे संगठन या कंपनी को बहुत ज़्यादा भाई मेरे फ़ायदा मिलता है। तो समझ रहे हैं? और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव संसाधन विकास का महत्व और लाभ और मानव संसाधन विकास के कार्य इम्पोर्टेंट है भाई मेरे और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? चलिए अगला चैप्टर बताता हूँ। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर तीसरा रहेगा भाई मेरे कार्यस्थल में विविधता। कार्यस्थल मतलब होता है वर्क प्लेस। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में, किसी संगठन में काम करते हो और भैया मेरे जहाँ पर काम कर रहे हो, जहाँ पर आप आपकी आपकी कंपनी है, जहाँ पर इंडस्ट्री है, जहाँ पर काम करने जाते हो, उसी को बोलते हैं भैया कार्यस्थल। विविधता मतलब वहाँ पर बायो ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग सोच के लोग हैं, अलग-अलग विचार के लोग हैं, अलग-अलग भाषा के लोग हैं, अलग-अलग बोली के लोग हैं। इसी को बोलते हैं कार्यस्थल में विविधता। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई मेरे कार्यस्थल में विविधता जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा हम लोग इसमें दूसरा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगा पार संस्कृति मुद्दे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 2 टॉपिक खास तौर से तीसरे चैप्टर में आप सबको बताऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्यस्थल विविधता क्या है? कार्यस्थल मतलब होता है कि जैसे आप कहीं नौकरी करते हो, जैसे मान लो भाई मैं कहीं नौकरी करता हूँ, तो जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ पर भाई मेरे अलग-अलग आयु के लोग हैं। कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 65 साल का। देखते ना कि आप लोग जहाँ नौकरी करने जाओगे, वहाँ पर भाई मेरे अलग-अलग आयु के लोग हैं, अलग-अलग पृष्ठभूमि के हैं। कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, ठीक है? अलग-अलग पृष्ठभूमि मतलब अलग-अलग राज्यों के लोग आपको मिलेंगे। जैसे आप किसी कंपनी-वंपनी में नौकरी करते हो, तो अलग-अलग राज्य के लोग वहाँ हैं। अलग-अलग बोली भाषा के लोग हैं। कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोले जा रहा है। तो यानी ये कार्यस्थल में विविधता होती है भाई आप जहाँ पर नौकरी-वोकरी कर रहे हो, जहाँ पर आपकी जॉब है, वहाँ पर अलग-अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग-अलग कल्चर के लोग हैं, अलग-अलग आयु के लोग हैं, अलग-अलग लिंग, वहाँ महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम करता है। इसी को बोलते हैं कार्यस्थल पर विविधता। सभी लोग जो हैं, वो अलग-अलग हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, डिफरेंट माहौल है, सबकी बोली अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सबकी आयु वर्ग के लोग अलग-अलग हैं। कोई 50 साल का भी काम कर रहा है, 20 साल का लड़का भी लगा हुआ है, वहीं 35 साल की महिला भी काम कर रही है। समझ रहे हो? कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है। आप किसी इंडस्ट्री में घुस जाओ, आप किसी कंपनी में चले जाओ, गुड़गाँव-वुड़गाँव में जो कंपनियाँ लगी हुई हैं, अगर आप लोग देखो नोएडा-वोएडा में जो लगी हुई हैं, उन कंपनियों में भाई मेरे घुस करके देखो, आपको दिखाई देगा कि अलग-अलग आयु वर्ग के लोग हैं, अलग एज के लोग हैं, अलग-अलग भाषा बोल रहे हैं सभी लोग, सबकी संस्कृति अलग है, अलग-अलग राज्यों से लोग हैं, कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई पंजाब का है, ठीक है, कोई दिल्ली का है। क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे कार्यस्थल पर विविधता।
जहां पर कोई हमारी जो कंपनी है, जहां पर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, कोई संगठन में काम कर रहे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग भोजी, वही होती है भाई मेरे कार्यस्थल पर विविधता। जैसे कार्यस्थल में विविधता यानी किसी भी संगठन में, किसी भी कंपनी में महिला पुरुष हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबकी अलग अलग शिक्षा है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत कम है, कुछ अनपढ़ हैं, सभी अलग अलग सोच के लोग हैं, उसमें कोई ठीक है, कोई दिव्यांग है, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। ये सब होने के बाद भी इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे कार्यस्थल पर विविधता। ठीक है, या संगठन को ये लोग क्या बनाते हैं, समावेशी बनाते हैं, सभी लोग मिलजुल कर के काम कर रहे हैं। और भैया ये जरूरी है, अगर एक ही बोली भाषा और एक ही विचार के लोग हो जाएंगे किसी कंपनी में ना, तो कंपनी का समझ लो, कंपनी का काम तमाम हो जाएगा, वो हड़ताल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। इसलिए सभी कंपनियां चाहती हैं कि हमारे कंपनी में जो वर्कर हैं, वर्कर हो वो अलग अलग बोली भाषा के लोग हों, अलग अलग जाति के लोग हों, अलग अलग वर्ग के लोग हों, अलग अलग राज्यों के लोग हों। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई कार्यस्थल पर विविधता। कार्यस्थल पर अगर विविधता रहेगी तो इससे क्या फायदा होगा भाई, जैसे मतलब कार्यस्थल पर विविधता होनी चाहिए भाई, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, अलग अलग बोली भाषा के लोग हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा भाई मेरे, पहला फायदा होगा कि लोग, कर्मचारियों में रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी रहेगी, और नई नई अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोग जो होंगे भैया, नए नए विचार, नई नई सोच लाएंगे। भाई सबकी बोली भाषा अलग है, रंग रूप सबका अलग है, सबका विचार अलग है, तो क्या होगा कि इससे कंपनी में भाई मेरे क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, लोगों में नए नए विचार आएंगे, नई नई चीज आएंगी। दूसरा क्या होगा, कार्यस्थल में विविधता से बेहतर टीम निर्माण होगा, यानी हमारी जो टीम बनेगी, कर्मचारी यानी कर्मचारी की जो टीम है वो बेहतर टीम बनेगी, संतुलित टीम बनेगी। ऐसा नहीं कि एक एक टीम में भैया एक ही राज्यों के लोग हैं, एक ही बोली भाषा के लोग हैं, तो वो तो एक प्रकार से कई बार गुंडागर्दी भी कर देते। तुम लोगों ने देखा होगा कि किसी कंपनी में भाई मेरे एक ही राज्य के लोग हो गए, एक ही जगह के लोग हो गए, सबकी बोली भाषा अलग है, तो वो लोग काम नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बेहतर टीम यानी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। तो भाई कार्यस्थल यानी कंपनी में, आप कंपनी है, चाहे कोई संगठन है, कुछ सरकारी प्राइवेट कुछ भी हो, तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि कार्यस्थल पर विविधता, वर्क प्लेस पर अलग अलग राज्य, अलग अलग बोली भाषा, रंग रूप के लोग होने बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे अगर ये रहेगा तो बेहतर टीम निर्माण होगा। दूसरा तीसरा क्या होगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी, लोग अच्छे काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, लोगों में कंपटीशन बना रहेगा, समझ रहे हो। इसका फायदा कार्यस्थल में विविधता से। कार्यस्थल में विविधता से क्या होगा कि बाजार और ग्राहक को समझने में, भाई सब अलग अलग बोली के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो सबके सभी लोग अपने अपने विचार देंगे, तो इससे कंपनी को फायदा होगा, हमारे ग्राहकों को फायदा होगा। और दूसरा क्या, कार्यस्थल में विविधता से हमारा संगठन मजबूत होगा। भाई हमारे कंपनी में अलग अलग राज्यों के लोग हैं, अलग अलग बोली भाषा के लोग हैं, तो लोगों में प्रतिभा रहेगी, कंपटीशन रहेगा, और इससे संगठन को, कंपनी को लाभ होगा, और कर्मचारियों में भी एक प्रकार से कंपटीशन बढ़ेगा, एक दूसरे से आगे बढ़ने का, कर्मचारियों की संतुष्टि भी रहेगी। भेदभाव रहित तो माहौल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। किसी भी कंपनी में कह सकते हैं या कहीं पर भी काम हो रहा है, वहां पर अलग अलग बोली भाषा, रंग रूप, अलग अलग राज्यों के लोग हैं ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी कि कर्मचारियों में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी लोग मिलजुल करके काम करें, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्यस्थल में अगर विविधता है, बायोडाइवर्सिटी यानी सब लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग बोली भाषा के लोग हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी लोग बिना बिना भेदभाव किए मिलजुल करके काम करेंगे, तो संगठन या कंपनी जो होगी वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, समझ गए। वैश्विक स्पर्धा में मदद मिलेगी, अगर कार्यस्थल में विविधता रहेगी तो इस बहुत ज्यादा मदद मिलेगी वैश्विक स्पर्धा में, यानी सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग विचार है ना। कार्यस्थल में विविधता से भाई मेरे चैलेंजेस भी, चुनौतियां भी बहुत आती है, क्योंकि संचार में समस्या थी भाई, सबकी जब बोली भाषा अलग हो जाएगी ना, तो सबको समझाना भी बहुत मुश्किल होती है। ऐसा नहीं कि कार्यस्थल में अगर विविधता रहेगी तो सब भैया फायदा ही फायदा होगा, कुछ नुकसान भी होता है। पहला चैलेंज आपकी, नुकसान तो नहीं होगा, पहला चैलेंज आपके लिए है कि भाई सब अलग अलग बोली भाषा के लोग हैं ना, तो सबको समझाना मुश्किल होता, कई बार गलतफहमी पैदा हो जाती है। दूसरा क्या है कि जब सभी लोग अलग अलग बोली भाषा और अलग अलग राज्यों के होंगे ना, तो उनके बीच में संस्कृति कल्चर को लेकर के टकराव हो सकता है, अपनी बोली को लेकर, अपनी भाषा को लेकर के, तुम मेरे बारे में कैसे बोल रहे, तुम मेरे बारे में कैसे बोल दिया,
ठीक है, कई बार उनमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या, सबकी आदतें अलग-अलग होंगी, तो उनमें कभी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। समूहबद्धता, देखो अगर मान लो कंपनी में कर्मचारी एक ही जगह, एक ही राज्य और एक ही जिले के हो जाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि वो यानी यूनियन बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं, फिर वो जल्दी काम नहीं करते। अगर कोई उनको बोलोगे तो स्ट्राइक करने लग जाते हैं। यह भी समस्या होती है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं, कंपनी हो, संगठन हो, चाहे प्राइवेट कंपनी, चाहे सरकारी, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियां हो, ये कोशिश यही करती हैं कि जो हमारा कर्मचारी, जो वर्कर है, वो अलग-अलग राज्यों से हो, अलग-अलग बोली भाषा के लोग हैं, क्योंकि एक ही राज्य का, एक ही बोली भाषा का जब इकट्ठा हो जाता ना, तो दादागिरी करने लग जाते हो, भाई काम नहीं करते, समझ रहे हो? ठीक है? और इससे संगठन को, कंपनी को बहुत घाटा होता है। और कह सकते हैं कि कार्यस्थल में विविधता से कई बार भेदभाव भी बढ़ सकता है कि हमारी बोली बढ़िया है, हमारी भाषा अलग है, तुम लोग ऐसे हो, वैसे हो। ये भी समस्या थी कि भेदभाव भी होने लगा। कार्यस्थल में विविधता से क्या होता है, एक चैलेंज है कि कर्मचारियों में कभी-कभार भेदभाव और हो सकता है एक-दूसरे को लेकर के पूर्वाग्रह, गाली-गलौज, मार-पीटे भी होने लग जाती है। नेतृत्व में कभी कठिनाई आ सकती है, जैसे मान लो सभी लोग अलग-अलग राज्यों के, बोली भाषा के लोग हैं, सबका अलग सोच विचार है, तो नेतृत्व यानी लीडरशिप में भी समस्या हो सकती है कि उनसे बातचीत होना मुश्किल हो जाए। डिसीजन भी लेने में कई बार समस्या हो सकती है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को खराब लग रहा है, तो डिसीजन में भी समस्या है। तो कार्यस्थल में विविधता से कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ेगा। कार्यस्थल में विविधता से लोगों को एकजुट रखना, यानी एकीकरण, एकजुट रखने की बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। देखो, जब कहीं किसी कंपनी में, किसी संगठन में अलग-अलग राज्यों के लोग हैं, अलग-अलग भाषा के लोग हैं, अलग-अलग बोली के लोग हैं, सबका कल्चर, खान-पान अलग है, तो उनको एकजुट रखना बहुत कठिन हो जाता है। उनको एक रखेंगे तो भाई सच में हमारा जो संगठन है, कंपनी, वो बहुत बेहतर चलेगी। कार्यस्थल में विविधता इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा ज़रूर जा सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए कार्यस्थल में विविधता ज़रूर करके जाइएगा। ये टॉपिक पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? चलिए इसका दूसरा इसी चैप्टर का बताता हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा पार संस्कृति मुद्दे, जैसे मैंने बताया था, ये भी भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बता भी रहा हूँ। देखिएगा, पार संस्कृति मुद्दे क्या है? देखो, जब अलग-अलग संस्कृति के, अलग-अलग बोली के, अलग-अलग भाषा के, अलग-अलग व्यवहार के लोग आपस में आते हैं, तो जो समस्याएँ उत्पन्न होती, जो प्रॉब्लम आती हैं, जो गलतफ़हमी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं भाई मेरे पार संस्कृति मुद्दे। जैसे मैंने बोला कि भाई एक कंपनी थी, कंपनी में कह सकते हो कि कार्यस्थल में विविधता मैंने बताई, तो भाई जब कार्यस्थल में विविधता है, अलग-अलग बोली के लोग हैं, अलग-अलग भाषा के लोग हैं, अलग-अलग राज्यों के लोग हैं, अलग-अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो कई समस्याएँ भी होती हैं, कई गलतफ़हमी हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं पार संस्कृति मुद्दे। या समस्या का कारण क्या है? जैसे भाई मेरे कंपनी में अलग भाषा के लोग हैं, अलग-अलग परंपराओं के लोग हैं, सबकी अलग-अलग कम्युनिकेशन है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबके विचार अलग हैं, सबका सामाजिक व्यवहार अलग है। जब सब अलग-अलग समुदाय से, अलग-अलग देशों से, अलग-अलग राज्यों के लोग आते हैं, तो इससे सांस्कृतिक भिन्नताएँ भी उत्पन्न होती हैं। क्योंकि सबका कल्चर अलग है, सबका माहौल अलग है, सबकी बोली अलग है, सबकी भाषा अलग है। तो इससे प्रॉब्लम जो होती है, जो समस्या होती है, जो मुश्किल आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? पार संस्कृति मुद्दे, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस कल्चर इश्यू। समझ गए? पार संस्कृति मुद्दे के कितने प्रकार हैं? देखो, भाषा को लेकर के सबसे पहले समस्या आती है। जब अलग-अलग भाषा के लोग होते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन यानी टोन की दिक्कत आती है। कई बार लोग गलत संप्रेषण कर देंगे, गलत शब्द बोल देंगे। इससे भैया मेरे गलतफ़हमी उत्पन्न होती है पार संस्कृति में। यानी पार संस्कृति मुद्दे से क्या होगा? भाषा को लेकर के पहली समस्या आएगी। भाई सबकी जब भाषा अलग होगी तो सबका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अलग होगा और उच्चारण को लेकर के कितनी कंफ्यूजिंग होती है तुम सबको पता है, ठीक है? किस प्रकार से चीजें होती हैं, तो गलतफहमी इससे उत्पन्न होती है। लोग जो टेक्निकल वर्ड होंगे उनको भी गलत बोल देंगे, गलत उच्चारण कर देंगे। देते नहीं, कंपनी संगठन में अलग-अलग राज्यों के लोग होते हैं, कोई सा को रा बोल रहा है, कोई दा को फा बोल रहा है। इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, ये पार संस्कृति मुद्दे हैं। दूसरा क्या है? जीवन संचार शैली में अंतर आएगा, कम्युनिकेशन में। जब सभी लोग अलग-अलग संस्कृति के होंगे तो सबकी यानी टोन और सबका जो बोलने का तरीका अलग होगी, सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, सबका हाव-भाव अलग होगा, सबकी
आवाज में उतार चढ़ाव लगा, इससे भी कई प्रकार की समस्या आती, यानी संचार यानी बातचीत करने का तौर तरीका भैया मेरे जब सबका अलग अलग रहेगा तो इससे भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी सबकी कम्युनिकेशन स्किल अलग है, इससे भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। भाई सबका हाव भाव अलग है, सबका रंग रूप अलग है, सबकी बोलने का तौर तरीका अलग होगा, इससे भी होता है। अगला मूल्यों और विश्वास में अंतर आता है। जब संगठन में या कंपनी में अलग अलग लोग होंगे तो भाई सबके विश्वास अलग है, सबका पहनावा अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका अनुशासन अलग है, सब अलग अलग सोच के लोग है ना, तो इससे कई बार गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। सबका विचार अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका पहनावा, खान पान, बोली भाषा जब अलग है तो यह भी यानी कह सकते कि विश्वासों मूल्यों में भी हमें डिफरेंस कई बार पैदा हो सकता है। कार्य करने के तौर तरीके में भी अंतर आएगा। भाई जब लोग अलग अलग हैं, अलग अलग बोली के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, तो उनके कार्य काम करने के तौर तरीके में भी डिफरेंट होगा। कुछ लोग कुछ संस्कृतियों में समय परख होती है। देखो कुछ लोग भैया बहुत एक्टिव होंगे, जल्दी काम कर लेंगे, कुछ निठल्ले होंगे, ठीक है, कुछ लोग बहुत धीमा काम करते होंगे, ठीक है। इस प्रकार की भी समस्या आ सकती है क्योंकि सब अलग अलग राज्यों के हैं, अलग अलग बोली भाषा के लोग हैं, तो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में बातचीत में दिक्कत आएगी। कुछ लोग लचीले हो सकते हैं, कुछ कामचोर होंगे, ठीक है, कुछ फुर्त होंगे, ये भी दिखाई देगा। नेतृत्व और अधिकार के मुद्दों में समस्या आएगी। जब सब लोग अलग अलग कल्चर के होंगे ना तो सभी लोग अपनी बात यानी बॉस जो है, जो मालिक है, कोई बात मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई इसकी बात ही नहीं समझेगा। जब सभी लोग अलग अलग कल्चर के होते हैं ना तो उनमें एक प्रकार से नेतृत्व यानी लीडरशिप को कभी पसंद नहीं करेंगे। जैसे भाई सब व्यक्ति अलग अलग राज्य का है, कंपनी का मालिक किसी जिस राज्य का है उस राज्य के लोग उसको उसका लीडरशिप मान लेंगे, बाकी जो दूसरे नहीं मानेंगे। तो इस नेतृत्व की भी समस्या आ सकती है। जब सभी लोग अलग अलग कल्चर के हैं तो उनका जो बॉस है, जो मालिक है, उसके आदेश को मानना है, तो कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, इस प्रकार की समस्या आ सकती है। भाई जब सब लोग अलग अलग कल्चर संस्कृति के हैं तो लोगों में कुछ प्रकार से रूढ़िवाद भी, गलत फहमियां भी होंगी। जैसे अलग अलग लोगों में नस्ल को लेकर के, जाति को लेकर के भेदभाव भी खूब होगा। पार संस्कृति मुद्दे में आपको देखने को मिलेगा जब सब लोग अलग अलग कल्चर के हैं तो उनमें जाति को लेकर के, नस्ल को लेकर के, एक दूसरे के जाति धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी भी खूब करेंगे वो लोग। एक तरफ से एक दूसरे से गाली गलौज इस बारे में कर सकते हैं, तो यह भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये सारी पार संस्कृति मुद्दे हैं। सामाजिक व्यवहार में दिक्कत होगी, सबको भोजन करने का तरीका अलग होगा, सबका पहनावा अलग होगा, सबका धर्म अलग होगा, सबका नमस्ते नमस्कार का तरीका अलग होगा। ये भी कई प्रकार के इशू या चैनल को यानी सामाजिक व्यवहार में भी दिक्कत आ सकती है। कभी कभी उनमें संघर्ष, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है क्योंकि सभी ना अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग उनका तौर तरीका है, इसलिए उनके बातचीत करने के तौर तरीके में तो क्या होता है, कई बार समस्या भी आपके लिए खड़ी कर देगा। उनकी नैतिकता, देखो कुछ लोग होंगे भाई समय के पाबंद होंगे, कुछ लोग समय से काम नहीं करेंगे, कुछ लोग लचीले काम करेंगे, कुछ ढीले ढाले होंगे, तो लोगों के काम करने का तौर तरीका अलग अलग रहेगा। तो इससे भी क्या हो सकता है, संघर्ष, एक दूसरे में गाली गलौज, मारपीट, इस प्रकार की समस्या भी हो सकती है। जैसे लोग हाथों के इशारे, चेहरे के हाव भाव, इस प्रकार की चीजें अलग अलग होगी ना तो इससे भी कई बार समस्या आती है। देखो कहीं कहीं के लोग बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, या उनका बदतमीजी नहीं बल्कि उनके बोलने का तरीका, स्टाइल है, तो इससे भी ये सारी चीजें क्या करेंगी, अलग अलग जब अलग अलग बोली भाषा कल्चर के लोग होंगे ते भी आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार संस्कृति मुद्दे। तो पार संस्कृति मुद्दे क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और एक चीज बता दूं भाई मेरे, एग्जाम जो आपका रहेगा वो 50 नंबर का होगा और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 2-2.5 पेज ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 50 नंबर का पेपर है और मात्र कैसा, ये 50 नंबर का पेपर दो घंटे का पेपर है, 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन लिखने होंगे, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूँ। जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां। इसमें हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्या होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और एग्जाम में भाई मेरे ये पूछा जरूर जा सकता है। तो देखेगा कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व क्या है। जैसे भाई मान लो कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है या कोई व्यवसाय है, कोई कंपनी वंपनी, जैसे मान लो कोई कंपनी है तो भैया उसका समाज के प्रति, हमारे समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, देश के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है,
उसी को कहा जाता है कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व। भाई मेरे जो कंपनी जो इंडस्ट्री है वो हमारे देश में लगी है, हमारे देश की जमीन में लगी है, प्रदूषण कर रही है, सब काम कर रही है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह भी समाज की कुछ भलाई करे। वो स्कूल खुलवा दे, वो पानी के प्याऊ लगवा दे, वो सड़क बनवा दे, गरीबों की मदद कर दे, फ्री में दवाई बंटवा दे, गरीब आदमी के लिए कपड़ा दिलवा दे। तो इस प्रकार की जो कंपनियां काम करती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व। बल्कि ये सरकारी प्रावधान है, सरकारी नियम है। कहने का मतलब क्या है कि इस देश में जितनी कंपनियां, भाई जो भी कंपनी लगी होती है और जिन कंपनियों का ज्यादा टर्नओवर है, ज्यादा मुनाफा है, उनको अपने टर्नओवर यानी मुनाफे का कम से कम 2% हमारे समाज की भलाई के लिए खर्चा करना है। आप लोग देखते नहीं, रिलायंस वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाते देखा होगा ना, कि भाई रिलायंस जो इंडस्ट्री है, रिलायंस जो है वो देखा होगा ना कि गरीब बच्चों की पढ़ाई यानी फ्री एजुकेशन के लिए पैसा देती है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे महिंद्रा हो या कि कोई भी कंपनी हो, जो बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो समाज में जैसे सड़क बनवा देंगी, पानी की पानी के लिए प्याऊ लगवा देंगी, ठीक है, या मान लीजिए वो कोई अस्पताल खुलवा देंगी। इस प्रकार के काम जो कंपनियां करती हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि कंपनी को जितना प्रॉफिट है टर्नओवर का, भाई मेरे 2% यानी कंपनी ने 100 रुपया मुनाफा कमाया है तो 2 रुपया भैया मेरे समाज की भलाई में खर्चा करना है। इसी को कहा जाता है कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व, कि भाई कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी ने जितना लाभ कमाया वो समाज से कमाया है, लोगों से कमाया है, इस देश में कमाया है, इसलिए कंपनी की जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है कि वो आकर के यहाँ क्या करे, अपना काम करे, यानी कुछ पैसा जो है लाभ, कंपनी लाभ कमाने के लिए आपने बोली चलो ठीक है, आपने इसी समाज से पैसा कमाया है ना, तो भाई समाज की भलाई के लिए आपको पैसा खर्च करना है। जैसे समाज के विकास के लिए काम कर दो, पर्यावरण के लिए पेड़ों लगवा दिया, ठीक है, कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम कर दिया, ठीक है, हमारे समाज के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ भलाई का काम करना है कंपनियों को। इसी को कहा जाता है कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी है। अगर वो बहुत मुनाफा कमा रही तो कम से कम 2% यानी 100 में से भैया मेरे 2 रुपया समाज की भलाई के लिए, गरीबों के लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना है, निकालना है। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि रिलायंस जो है, जो गरीब बच्चे हैं उनके फ्री एजुकेशन के लिए काम करती, पैसा देती, डोनेशन देती है। क्या है? यही कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व। सीएसआर यह मानता है, यानी कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व यह मानता है कि कंपनी का समाज के प्रति, कंपनी समाज से संसाधन लेती है, कंपनी समाज से पैसा कमाती है, इसलिए समाज के प्रति कंपनी या इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि समाज की भलाई के लिए कुछ पैसा, कुछ रुपया खर्चा करे। ठीक है, कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व क्या है? कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व का मतलब है कंपनी जो है वो समाज में स्वेच्छा से, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी कि उनकी भलाई के लिए कुछ काम करे, कुछ बेहतर, कुछ सड़क वड़क बनवा दे, अस्पताल खुलवा दे, गरीबों में कपड़ा उपड़ा बंटवा दे, भंडारे वंडारे लगवा दे भैया। इस प्रकार के काम को करे कंपनियां, इंडस्ट्री, उनका 2% करना है। यही कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व, इसको बोलते हैं सीएसआर कहा जाता है। कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व के प्रकार क्या हैं? सीएसआर कई प्रकार का होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पर्यावरण को लेकर के, भाई कुछ काम करवा दिया, जैसे कंपनी कंपनी बहुत सारी कंपनी कह सकते पेड़ लगवा देंगी, पेड़ लगवा दिया, प्रदूषण को कंट्रोल कर दिया, पानी के प्याऊ वाऊ लगवा दिए, ठीक है, सौर सौर एनर्जी लगवा दिया, कचरा प्रबंधन की मशीन वशीन लगवा दिया। तो इस प्रकार के पर्यावरण के बारे में भी कह सकते हैं सीएसआर जो किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां इन्वायरमेंट के सेक्टर में अपना योगदान दे रही हैं, जो टर्नओवर अच्छा कमा रही हैं, वो चाहती कि पर्यावरण अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, उस पर पैसा खर्च कर देती हैं। कुछ कंपनियां होती समाज में काम करती हैं, जैसे मैंने बोला रिलायंस बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा दे रही है, कुछ कंपनियां अस्पताल खुलवा देती हैं, कुछ कंपनियां जो खाना वाना देती हैं, ठीक है, कुछ कंपनियां कह सकते हैं कि जो कमजोर बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए काम करती हैं, यानी जो दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए काम करती हैं।
बहुत सारी कंपनियां महिलाओं के सशक्तिकरण में पैसा दे देती हैं, बहुत सारी कंपनियां युवाओं को रोजगार, उनको स्किल सिखा देती हैं, बहुत सारी कंपनियां यानी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को भोजन, इस प्रकार के काम करवा देती हैं। तो बहुत सारी कंपनियां कह सकते हो कि यानी सामाजिक तौर से कुछ पैसा खर्च करती हैं, कुछ कंपनियां आर्थिक रूप से मदद करती हैं, जैसे लोगों को रोजगार दे देंगी, लोगों का व्यवसाय बढ़ाने में थोड़ी मदद कर देंगी, समझ रहे हो? या मान लीजिए कि जैसे अगर एग्जांपल बताऊं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि मारुति लगी है ना, सबको पता है मारुति हमारे देश में लगी। अगर जैसे मैं बात करूं हमारे शहर यानी रोहतक से, जहां मैं बात कर रहा हूँ, रोहतक में मारुति लगी है, ठीक है। तो रोहतक में जो जहाँ मारुति लगी है, मैं आपको बता देता हूँ, रोहतक में जहाँ मारुति लगी हुई है, तो जिस गांव में लगी हुई और जिस गांव की जमीन गई है, क्या गई है, जिस गांव में लगी और जिस गांव की जमीन गई है, उस गांव में सड़क बनेगी, बिजली आएगी, पानी आएगा, कुछ भी होगा तो मारुति उसके सब काम को देखती है, यानी मारुति उसमें पैसा देती है। वहां के लोगों को रोजगार भी देने का काम है, यानी जिसके खेत गए हैं उनके घर के लोगों को नौकरी देने का काम मारुति की जिम्मेदारी है। गांव में कुछ भी होगा, कोई फंक्शन होगा, सड़क बननी है, पुल पुलिया बननी है, कुछ भी काम होगा तो मारुति उसमें पैसा खर्च करती है और मारुति को ही देना है। यही होता भाई कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व, समझ रहे हो? जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया ना कि हमारे शहर में मारुति लगी हुई है, तो मारुति उस इलाके यानी खास तौर से जो आईएमटी में लगी हुई मारुति, तो आईएमटी में जितने विकास, खास तौर से जिस गांव की जमीन गई है, उस गांव में सभी विकास काम को करने में कौन पैसा देगा? सरकार नहीं देती, बल्कि मारुति देती, मारुति उसको देखती है। वहां के जिनकी जमीनें गई हैं उनके बच्चों को नौकरी देने का काम कौन करेगी? मारुति करेगी। तो कहने का मतलब यही कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व है, यही सोशल यानी कोऑपरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, समझे? तो एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊंगा तो चीजों को आप जल्दी पकड़ पाएंगे, समझ रहे हैं? नैतिक सीएसआर क्या होता है? जैसे बहुत सारी कंपनियां भाई ईमानदारी, व्यापार ईमानदारी, कोऑपरेटिव सामाजिक यह भी होता है, सीएसआर आपके लिए अभी है कि भाई आप ईमानदारी से काम करें, भ्रष्टाचार ना फैलाएं, ठीक है, कानूनों का पालन करें, यही है भाई मेरे कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक हर कंपनी का प्रावधान है और 2013 में खास तौर से सीएसआर को सभी कंपनियों का पालन करना जरूरी है। जैसे मैंने बताना है, कंपनी भाई जितना प्रॉफिट कमा रही है, जितना मुनाफा कमा रही है, उसका 2% मतलब क्या था? किसी कंपनी ने भैया मेरे 100 रुपया कमाया है तो 2 रुपया उसमें से समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, गरीब लोगों के लिए आपको करना है, क्योंकि तुमने समाज में, सोसाइटी से पैसा कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, तुमने यहाँ की जमीन ली है, तुमने इंडस्ट्री लगाई है, तो भाई समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं? यही है कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व। कहीं किसी भी गांव, किसी इलाके में अगर बड़ी इंडस्ट्री जाकर के मारुति, सुजुकी, इस प्रकार की अगर आपके इलाकों में कहीं लगी हुई, तो इस प्रकार की सुविधाएं वहां के आसपास के लोगों को या वहां की वो जरूर कर रही होंगी, समझ रहे हैं? यही है कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आएगा तो जो मैं बता रहा हूं आपको यही लिख करके भी आना है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा कार्य विश्लेषण, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कार्य विश्लेषण क्या होता है और खास तौर से इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, कार्य विश्लेषण जानकारी एकत्र करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भाई मेरे, आखिर कार्य विश्लेषण क्या होता है? जॉब एनालिसिस को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें नौकरी से संबंधित सभी काम को, आपकी जिम्मेदारी को, आपकी जरूरत को, आपके ज्ञान को, कौशल को, व्यवहार को अध्ययन किया जाता है, उसी को भाई मेरे बोलते हैं कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण का मतलब ये समझ लीजिए कि भाई कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्थान है, वहां पर जो भी काम हो रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, जो भी जरूरत की चीजें हैं, उसी को बोलते हैं भाई मेरे कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण मतलब होता है कि जैसे मान लो चयन किया जा रहा भाई, जैसे मान लो कंपनी या संगठन है, उनमें लोगों का हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना भाई, कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, तो हम लोग उसका कार्य विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, कर्मचारियों को अगर आप लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं यानी ट्रेनिंग दे रहे हैं, होता भाई ना, किसी भी कंपनी में अगर आप लोग देखेंगे तो कर्मचारी को क्या किया जाता? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दे देनी पड़ती भाई, आपने जिसको आपने भर्ती करा है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारी एक इंडस्ट्री है कि वहां पर भाई मान लीजिए कि साबुन बन रहा है, ठीक है, तो भाई साबुन बनाने के लिए आपने जिन वर्करों की भर्ती करी है, जिन कारीगरों की भर्ती करी है,
उनको भाई ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी। इसका भी हम लोग कार्य विश्लेषण करते हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस को भी देखते हैं कि हमारे कर्मचारी जो हैं कैसा काम कर रहे हैं, कौन सा कर्मचारी कैसे वर्क कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रदर्शन। वेतन निर्धारक कार्य विश्लेषण में अभी होता कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई कितना वेतन देना है, कितनी सैलरी देनी है। इस प्रकार की जो भी नीतियां बनाई जा रही है उसी को बोलते हैं भाई मेरे कार्य विश्लेषण। कि कंपनी में लोगों को भर्ती करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनका वेतन डिसाइड करते हैं। इस प्रकार के जो भी काम किए जा रहे हैं उसी को बोला जाता है भाई मेरे कार्य विश्लेषण कहा जाता है। कार्य विश्लेषण क्या है? कार्य विश्लेषण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी नौकरी में जो काम है, जो जिम्मेदारी है, उन्हें पूरा करने की जो योग्यता है, योग्यता को जो निर्धारित किया जाता है उसी को बोलते हैं भाई मेरे कार्य विश्लेषण। मैंने क्या बोला कि कार्य विश्लेषण उसे कहते हैं जिसके माध्यम से किसी भी नौकरी में जो काम होता है, नौकरी की जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जो योग्यता निर्धारित की जाती है वही कार्य विश्लेषण है। कार्य और दूसरी परिभाषा जैसे देखिएगा, कार्य विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नौकरी से संबंधित, क्या बोलोगे कि कार्य विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नौकरी से संबंधित कामों को या जरूरतों को व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। भाई नौकरी में क्या जरूरत है, काम में क्या जरूरत है, उसका जो स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्य विश्लेषण। यानी जो हमारा वर्कर है, जो कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं, उनके काम की पूरी स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं, जो काम कर रहा है उसकी पूरी भर्ती है, उसका पूरा जो ट्रेनिंग है उसी को बोलते हैं भाई मेरे कार्य विश्लेषण। जैसे आपकी कंपनी में एक वर्कर है, आपने उसको भर्ती करा है, उसके काम को जो पूरा आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं भैया मेरे कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण में नौकरी क्या है, कैसे करेगा, क्यों, इसके समझने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे कार्य विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें थोड़ा सा, जैसे पूछेगा कार्य विश्लेषण एकत्र करने की कौन कौन सी विधियां। भाई अगर आप किसी के कार्य विश्लेषण करें, यानी काम का एनालिसिस कर रहे हैं तो कौन कौन से तरीके हैं। भाई पहला तरीका अवलोकन विधि। कार्य विश्लेषण करने की पहली विधि क्या, अवलोकन विधि। यानी आपको क्या करना, किसी का और ऑब्जर्वेशन करना है, ये उसको देखिए। कार्य विश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको जाकर के देखो और उनको नोट करो, कैसे काम कर रहा, कैसे काम नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं अवलोकन। जैसे मान लो भाई हमारी कंपनी आपने खड़ी करी, ठीक है जी, कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं आप उनके पास जाइए, वो कोई काम कर रहा है वहां पर खड़े होइए, उसके काम को देखिए, उसको नोट करिए, उसको लिखिए। इस प्रकार से यानी अवलोकन एक विधि है जिसको बोलते हो, और यानी आप उसको उसके काम को देख करके आप कार्य विश्लेषण कर सकते हो, भाई काम सही कर रहा है या उसका तरीका गलत है। अगर तरीका और इका गलत है उसको बताओगे भाई ढंग से काम करो। इसको बोलते पहली विधि अवलोकन विधि कार्य विश्लेषण करने की। ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, कर्मचारी जो वर्कर जो काम कर रहा है वही सामने जाकर के भाई उसके काम को देखते हैं हाथों हाथ और बताते हैं। ठीक है। और एक अवलोकन विधि है। दूसरा साक्षात्कार विधि। यानी साक्षात्कार विधि क्या होता है अवलोकन विधि में, जैसे कोई कर्मचारी है, आप उसका भैया इंटरव्यू ले लो। कर्मचारी हुए, सुपरवाइजर है, इन लोगों का, जैसे आपका सुपरवाइजर मैनेजर आपका भाई इंटरव्यू ले, आप कैसे काम कर रहे हैं, आपको आमने सामने बिठाए, आपसे सवाल जवाब करे, तो साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू लेकर के भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, किसी व्यक्ति का कार्य विश्लेषण कर सकते हो, काम सही कर रहा, गलत कर रहा, उसे काम के बारे में पूछो, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। जैसे मान लो हमारी कंपनी में एक वर्कर है जो मशीन चलाता है, ठीक है जी, तो मशीन जो चला रहा है, मशीन आपको कैसे चलानी, कैसे शुरू करना है, उसकी विधि बताओ, उसके तरीके बताओ। और भैया जो तरीके बता रहा है उसी के आधार पर आप अनुमान लगा लेंगे कि भाई मेरे वो काम सही कर रहा कि नहीं कर रहा है। तो कार्य विश्लेषण करने की जो दूसरी जो विधि है वो साक्षात्कार विधि है, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई मेरे नौकरी चाकरी में जो कर्मचारी है, जो वर्कर है, आपने कंपनी में जिन लोगों की भर्ती करी है वो लोग सही से काम करें नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं भाई मेरे कार्य विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा तरीका सर्वेक्षण, सर्वे करके या उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ करके, सर्वेक्षण के जरिए यानी सर्वे करके या उनसे क्वेश्चन आंसर पूछिए, सवाल जवाब करिए, इसके जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य विश्लेषण कर सकते हैं। कार्य विश्लेषण की तीसरा तरीका क्या है, सर्वेक्षण, सर्वे कर लीजिए भाई मेरे, या कर्मचारियों से क्वेश्चन आंसर पूछो, क्वेश्चन आंसर पूछ करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्य विश्लेषण कर सकते हैं। कर्मचारी को जैसे होता है ना सवाल जवाब का एक दे दो,
सवाल जवाब करिए, या उनको कुछ क्वेश्चन लिखे हुए दे दो और उनका आंसर लिखेगा। उस आधार पर भी हम लोग कार्य विश्लेषण कर सकते हैं सर्वे करके। जैसे बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं तो उनके कार्य विश्लेषण करना है तो भाई आप उनसे सर्वे करवा लो या उनसे क्वेश्चन आंसर लिखवा लो। इस आधार पे कार्य विश्लेषण किया जा सकता है। अगला तरीका कार्य डायरी। जैसे कर्मचारी जो कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं वो लोग डेली डायरी बनाते हैं। डेली डायरी में लिखते हैं कि भाई कितना काम किया, क्या काम किया, दिन भर का पूरा काम लिखते हैं। उस डायरी को देख करके भी कार्य विश्लेषण कर सकते हैं। भाई अगर आप लोगों ने किसी कंपनी में कभी काम किया होगा, एमएनसी में या किसी प्राइवेट सरकारी कहीं पर भी अगर आप लोगों ने काम किया होगा, वर्किंग किया होगा, तो वहां पर जो वर्कर होता, कर्मचारी होता है, वो अपनी डायरी बनाता है कि 9 बजे से 10 बजे तक कितना काम हुआ, कितना क्या बना, कितने पार्ट बने, कितना क्या बना, 9 से 10 बजे कितना बना, 10 से 11 कितना बना, 11 से 12 कितना बना, 12 से 1 कितना बना। हर घंटे का डिटेलिंग लिखता है। समझ रहे हो, मशीन हर घंटे में कितने पार्ट को बना रही, कितने क्या कर रही है, उसको लिखता है। यानी कार्य डायरी, इसके जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्मचारी का कार्य विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी चीजें, छोटी बड़ी चीजें उसमें सब लिखी रहती। इसके जरिए भी कर्मचारी का कार्य विश्लेषण। भागीदारी विधि, कर्मचारी का विश्लेषण करते समय कुछ समय के लिए कर्मचारी के का कार्य करता है और उसके साथ, देखो कई बार कार्य विश्लेषण ऐसे कर सकते हो कि भाई आपका कर्मचारी काम करे, साथ आप उसके साथ लग करके काम करिए। पार्टिसिपेशन करके, जैसे मान लो भाई कंपनी के मालिक आप हो, ठीक है, और आपका वर्कर है, उसके साथ बोलो चलो मैं तुम्हारे साथ मिलके काम करता हूँ। इस आधार पे जो तुम्हारे साथ मिलके काम करे तुमको पता चलेगा सही काम कर पाता कि नहीं कर पाता है। इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कर्मचारी वर्कर का भैया मेरे कार्य विश्लेषण कर सकते हैं भागीदारी विधि के जरिए, पार्टिसिपेशन मेथड। आंकड़ों के जरिए आप नंबर जो आंकड़े हैं, इन चीजों के जरिए भी क्या किया, आंकड़े पद्धति, आंकड़ा एक पद्धति जिसके जरिए संगठन में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो कितना काम करे, कितना काम नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई मेरे, कार्य विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, यानी कर्मचारियों का कार्य विश्लेषण के एक क्या है, सारे तरीके हैं। इन तरीकों के जरिए कार्य विश्लेषण करते हैं और कार्य विश्लेषण करने के सारे तरीके हैं। तो भाई मेरे कार्य विश्लेषण क्या है और कार्य विश्लेषण के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। आएगा तो आपको यही लिखना है। ठीक, चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण और विकास में अगर मैं बात करूं तो प्रशिक्षण और विकास के कौन कौन से तरीके हैं, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, प्रशिक्षण और विकास के तरीके बताइए। जैसे ज्ञानात्मक तरीके, व्यवहारिक तरीके, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये बहुत पूछा गया है। तो प्रशिक्षण के कौन कौन से तरीके हैं, प्रशिक्षण मतलब भैया ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का कौन कौन सा तरीका है, और भाई कंपनी अपने कर्मचारी को ट्रेनिंग क्यों देती है, ताकि उसका डेवलपमेंट हो, विकास हो। अगर वो एक दिन में 40 पार्ट बना रहा है, भैया एक दिन में 50 60 70 बनाए, धीरे धीरे बढ़े, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण के कौन कौन से तरीके, प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। जैसे अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे ना, किसी इंडस्ट्री को अगर आप ज्वाइन करोगे ना, तो ज्वाइन करते आपको काम करवाने नहीं लग जाएगा। सबसे पहले वो आपको ट्रेनिंग देगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, हर जगह अलग अलग हो सकता है। पहले आपको क्या मिलेगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग कौन, किस किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रशिक्षण और विकास। किसी संगठन में कर्मचारी को दक्षता यानी स्किल देने के लिए ज्ञान कौशल और व्यवहार को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। यानी कंपनी में जो कर्मचारी हैं उनको स्किल देने के लिए, नॉलेज हो, ज्ञान हो, काम को अच्छा करे, इसलिए कह सकते हैं कि कई सारे तरीके हैं उनके। पहला तरीका कौन है, ज्ञानात्मक तरीका। ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, नॉलेज, ज्ञानात्मक मतलब नॉलेज दो भाई उसको, पढ़ाओ लिखाओ, बताओ ये क्या है क्या नहीं है, बताओ। व्यवहारिक तरीका मतलब उसको काम करके दिखाओ, जैसा हम होता है ना काम भी करके दिखा देते हैं, काम करके भी ट्रेनिंग दी जाती ना। ये 2 तरीके हैं खास तौर से, ज्ञानात्मक तरीके, व्यवहारिक तरीके। तीसरा है ऑन द जॉब, चौथा ऑफ द जॉब, और पांचवा है कह सकते हैं कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण। देखोगे ना कि बहुत बार कंप्यूटर पर भी ट्रेनिंग दी जाती, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण भी जिसको सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर पर भी ट्रेनिंग आजकल चलती है, जैसे बैठा के करते हैं। ज्ञानात्मक तरीके क्या है भाई मेरे ट्रेनिंग देने के। ज्ञानात्मक का मतलब होता है कि भाई कर्मचारी को नॉलेज देना, ज्ञान देना, उसको क्वेश्चन आंसर पढ़ा लिखा करके समझाना, जो है ज्ञानात्मक तरीके हैं। और ट्रेनिंग देने का ज्ञानात्मक तरीका क्या, जैसे भाषण देना,
कोई सीनियर आकर के भाषण दे और आप लोगों को काम करना बताए। जैसे एक कक्षा में लोग बैठे हैं, समूह में बैठे हैं, वहां आकर के कोई उनको ज्ञान दे रहा, उनको बातें बता रहा है, काम के प्रति काम कैसे करना है। तो ट्रेनिंग देने का पहला तरीका भैया व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, भाषण दे करके कह सकते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा है सेमिनार या सम्मेलन करके, भाई कोई सेमिनार कर दो। सेमिनार मतलब कोई विशेषज्ञ, कोई एक्सपर्ट बुलाते हैं और एक्सपर्ट आकर के आपको काम कैसे करना, काम के बारे में बताता है। तो भाई ट्रेनिंग देने का दूसरा तरीका है ज्ञानात्मक में क्या, सेमिनार यानी सम्मेलन करके, ठीक है। तीसरा कह सकते हैं तरीका जो है, कह सकते हो कि ट्रेनिंग देने का है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब होता है कि पहले जो लोग काम करे हैं, पहले कैसे काम किया गया है, उसका आकलन करके यानी उसको दिखा करके हम लोग ये भी इस प्रकार से क्या करते हैं कि ट्रेनिंग देते हैं केस स्टडी के जरिए। केस स्टडी का मतलब समझते हो कि पहले के जो कर्मचारी काम कैसे करते थे, उन्होंने कैसे काम किया, उसका पूरा दिखा करके वो कैसे काम कर रहे हैं। इसी को बोलते भाई मेरे, जैसे वीडियो बना रखी है कि लोग कैसे काम कर रहे हो, वीडियो दिखा करके आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे काम करना है। इसी को बोलते हैं केस स्टडी, एक तरीका है यह भी ट्रेनिंग देने का। अगला है रीडिंग मैनुअल। रीडिंग मैनुअल समझते हो, कोई बुकलेट उकलेट दे दी काम कैसे करना। जैसे भाई मान लो आपको एक मशीन चलानी है, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक मशीन चलानी है, तो मशीन कैसे चलेगी, मशीन कैसे चलाना है, मशीन कैसे शुरू करना है, इस प्रकार से आप कह रहे हैं आपको कोई बुकलेट, गाइड, मैनुअल दे करके अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये भी क्या है, ज्ञानात्मक तरीके हैं भाई मेरे ट्रेनिंग देने के। कंपनी में जब आपकी भर्ती होगी ना, आपका सिलेक्शन होगा ना, तो कंपनी वाले आपको अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देंगे। तो होता भाई जैसे आपको मशीन मिल गई चलाने की, तो मशीन का एक किताब ला के दे देगा कि पढ़ो इसको, मशीन कैसे चलानी हो बताएगा। इस प्रकार से भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने का भाई मेरे दूसरा जो तरीका, व्यवहारिक तरीका। व्यवहारिक मतलब होता है डायरेक्ट, उसको काम सिखाओ, हाथ से काम दिखा करके बताओ, काम करके बताओ। ट्रेनिंग देने का दूसरा तरीका बिहेवियर मेथड ट्रेनिंग देने का तरीका है। इसमें कह सकते हैं जैसे भूमिका निर्वहन, जैसे किसी कर्मचारी को कह सकते हैं भाई मेरे काम करवाओ, उसको जिम्मेदारी दो, इस प्रकार से भी ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा तरीका होता है व्यवसायिक खेल, बिजनेस गेम, टीम आधारित। जैसे मान लो उसको टीम बना करके उसको कोई काम सिखाते, जैसे जो काम हो रहा है 4-5 लोगों की टीम बना दो, वो लोग मिलजुल करके काम करें, इस प्रकार की भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन करके सबको आपस में बैठा दो, सभी लोग काम के बारे में बात करें, काम कैसे करना कैसे नहीं करना, इस प्रकार से भी भाई ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ये ट्रेनिंग देने का तरीके हैं। जैसे इन बास्केट एक्सपीरियंस, प्रबंधक यानी जो प्रबंधक है वो एक प्रकार से कह सकते यानी व्यवहारिक तरीके ट्रेनिंग देने का। ये भाई मान लीजिए कि जहां पर काम हो रहा है, जिनको ट्रेनिंग देना उन सभी लोगों के ले जाओ, उनको काम दिखाओ और उनको काम करवाओ, और काम करवा करवा के जब ट्रेनिंग दी जाती है तब हम उसको कहते हैं व्यवहारिक तरीके। खासतौर से प्रशिक्षण का व्यवहारिक तरीका है। ऑन द जॉब प्रशिक्षण क्या होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। ऑन द जॉब यह प्रशिक्षण कर्मचारियों को वास्तविक कार्यस्थल पर काम देते हुए किया जाता है। जैसे मान लो कि भाई मेरे आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आपको काम सिखाया भी जाएगा, आपको दोनों। ऑन द जॉब मतलब आपको नौकरी देकर के ट्रेनिंग देते हैं। जैसे होता नहीं कि बहुत सारे लोग जैसे रेलवे में जाकर के अप्रेंटिस करते हैं। खास तौर से एक वर्ड बता दूं, जैसे किसी ने आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, आप लोगों ने देखा उनको ट्रेनी के तौर पर उनकी नौकरी लगती है। बोलते भाई मैं वहां पर ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग जो लोग करते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑन द जॉब प्रशिक्षण। भैया नौकरी तो मिल गई है, लेकिन वो नौकरी परमानेंट नहीं है, बल्कि कैसी नौकरी है, वो ट्रेनिंग वाली नौकरी है। तो ऑन द जॉब यानी आपको कोई जॉब दे करके, जैसे कोचिंग, ऑन द जॉब में क्या करता है, आपको कोचिंग किया जाता है। वरिष्ठ कर्मचारी आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको लगातार सीखने का अवसर मिलेगा। मैनेटरिंग करेंगे, अनुभवी लोग आपको सलाह देंगे। आपको जॉब स्टेशन यानी कर्मचारी को अलग अलग विभाग में काम करवाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तकनीक क्षेत्रों में आपको काम करेगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको नौकरी दे करके आपको नौकरी वाली ट्रेनिंग दी जाएगी। आप काम भी करेंगे, आपको साथ साथ ट्रेनिंग भी। इसी को बोलते हैं भाई मेरे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कार्यस्थल से बाहर, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग को और मैं इजी समझा दूं। जैसे भाई मान लीजिए कि आप एक हैं, आपने कुछ मशीनों का नाम बता दे। जैसे एक मशीन है, बोला जाता है लेथ मशीन।
लेथ मशीन है, बहुत सारी मशीनें होती हैं। जैसे एक प्रिंटिंग मशीन है, चलो सबने सुना होगा प्रिंटिंग, जो प्रिंट करती, मान लो कपड़ा प्रिंट करने वाली मशीन है और आपको कपड़ा प्रिंट करने वाली मशीन चलाना सीखना है, ठीक है? तुमको कपड़ा प्रिंट करने वाली मशीन सीखनी है और आगे चल के नौकरी करोगे। तो भाई जहाँ पर कपड़ा प्रिंट होता ना, वो लोग आपको नौकरी पर रख लेंगे, आपको सिखाएगा भी और आपको थोड़ा बहुत पैसा भी दे देगा। इसी को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी आपकी जॉब भी हो गई और आपकी साथ-साथ ट्रेनिंग भी हो रही, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। पूरा यानी जितना नौकरी में पैसा मिलता है उतना नहीं मिलेगा, आपको 10-5 हज़ार मिल जाएगा और साथ-साथ आपको काम भी सिखा देगा, आप काम भी सीख लेंगे और आपकी हल्की-फुल्की नौकरी भी है। इस प्रकार से नौकरी दे करके जब जब नौकरी दे करके आपको ट्रेनिंग दी जा रही है और आपको जहाँ पर काम करना है, वो काम कर भी रहे हो, काम को करते-करते आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, करवा के ट्रेनिंग दी जा रही है। ये होती भाई मेरे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे बोला ना कि आपको प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन चला रहे हो, प्रिंटिंग मशीन चलाना कैसे वो सिखाया जा रहा है, चला भी रहे हो, चला-चला के सीख रहे हो और साथ में आपको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है महीने का, यही है भाई मेरे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगला है भाई मेरे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको कोई काम करना है, जैसे बोला आपको प्रिंटिंग मशीन चलानी है, तो भाई आपको आपसे प्रिंटिंग मशीन नहीं चलवा रहे हैं, बल्कि आपको प्रिंटिंग मशीन कैसे चलानी है, इसके बारे में बताया जा रहा है कैसे चलानी है। आपको जहाँ चलाना वहाँ नहीं ले जाते, चलवाते नहीं है प्रिंटिंग मशीन, बल्कि आपको बताते हैं प्रिंटिंग मशीन कैसे चलानी है, बताया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है। इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब यानी आप काम नहीं कर रहे हैं। जो प्रिंटिंग मशीन चला वो प्रिंटिंग मशीन चला के काम नहीं सीख रहे हो, बल्कि आपको ऐसे बता-बता करके सिखाया जा रहा है। इसी को बोला जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। यानी आपकी जॉब नहीं बल्कि आप जहाँ काम करना वहाँ पर काम करवा करके आपको ट्रेनिंग देते हैं, उसको बोलते हैं भाई मेरे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसे किसी कमरे में, क्लासरूम में आपको ट्रेनिंग दी जाए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। कोई वर्कशॉप है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है? आपको पढ़ा करके, आपको केस स्टडी, आपको कोई वीडियो दिखा करके अगर ट्रेनिंग दी जाए, यही होता है भाई मेरे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। यानी आप काम नहीं कर रहे हैं, उस काम को करके नहीं सीख रहे हैं, बल्कि आप किसी कमरे में बैठ करके, किसी क्लास में बैठ करके, किसी रूम में बैठ करके आपको उस काम के बारे में सिखाया जा रहा है, यही होता है भाई मेरे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अगला होता है भाई कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग क्या होती है? कंप्यूटर आधारित यानी मोबाइल में, कंप्यूटर में जब आपको ऑनलाइन तरीके से काम को सिखाया जाता है, बताया जाता है, ये होता है भाई कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण। जैसे ई-लर्निंग, आपको कोई ऑनलाइन में किताब-उताब भेज दिया, आप उसको पढ़ कर के काम सीख रहे हैं। आप कोई वेबसाइट पर जाकर के काम सीख रहे हैं, ठीक है? आप कोई ऑनलाइन में, लैपटॉप में, मोबाइल में वीडियो देख करके आपको 3D के ज़रिए अगर आपको काम सिखाया जा रहा, बताया जा रहा है, ये होता है भाई मेरे कंप्यूटर आधारित ट्रेनिंग। कंपनियाँ कह सकते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी करती हैं। आजकल सबसे फेमस है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी आपको ट्रेनिंग के तौर पर जैसे मैंने बताया ना एक एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चे आईटीआई कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है? या वो बीटेक कर लेते हैं, ऐसे लोग जब करके जाते हैं, तो शुरू में उनको 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए उनको ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाता है। उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और उनकी नौकरी भी लगी रहती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी आप काम कर के ट्रेनिंग ले रहे हैं, काम कर भी रहे हो, सीख भी रहे हो, भैया आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, यही ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। यानी आपको डायरेक्ट काम करके सिखाया जा रहा है। ऑफ द जॉब में मतलब होता है कि काम आपको जो करना है, वहाँ ले जाके नहीं करते बल्कि आपको क्लासरूम में वो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वीडियो दिखाई जाती है, ये होता है भाई मेरे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कंप्यूटर आधारित ट्रेनिंग क्या होती है? तो भाई कंप्यूटर एक प्रशिक्षण कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण क्या होगा? भाई कंप्यूटर पर आपको काम बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है ऑनलाइन में, मोबाइल ऐप के ज़रिए वीडियो-वोडियो दिखा करके बताया जा रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण बोलते हैं। और भाई प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग अगर आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो आपका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, बेहतर बनोगे और एक आप अच्छे अच्छे कर्मचारी बनोगे। तो खास तौर से अगर मैं बात करूँ प्रशिक्षण और विकास वाला जो चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो-जो मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो एग्जाम में अच्छे लिख पाएँगे। मुझे लगता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ज्ञानात्मक तरीके और जो व्यावहारिक तरीके हैं, ठीक है? प्रशिक्षण और ट्रेनिंग से आपको प्रशिक्षण और विकास वाले चैप्टर में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो-जो मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छे से करिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा? निष्पादन मूल्यांकन, ठीक है? जिसमें हम लोग बात करेंगे निष्पादन मूल्यांकन के कौन-कौन से तरीके हैं, ठीक है? इसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं।
तो भाई निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है? निष्पादन मूल्यांकन का मतलब होता है कर्मचारी जिसके माध्यम से कंपनी में जो कर्मचारी है ना, उसके काम को देखना, उसका एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं निष्पादन मूल्यांकन। जैसे भाई कंपनी में जो कर्मचारी है, उसका काम कैसे है, उसकी स्किल कैसे है, उसका व्यवहार कैसे, उसकी उपलब्धि कैसे है, उसके काम को व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करना या देखना, उसको बोलते हैं निष्पादन मूल्यांकन। भाई निष्पादन मूल्यांकन करके ही हम लोग क्या करते हैं, कर्मचारी को फीडबैक देते, भैया बढ़िया काम कर रहे हो कि नहीं काम कर रहे हो। कर्मचारी की पदोन्नति करना है, वेतन बढ़ाना है या फिर उसको और ज्यादा ट्रेनिंग देने है, इसके लिए निष्पादन मूल्यांकन की जरूरत है। यानी उसका जो परफॉर्मेंस है, काम का जो उसका परफॉर्मेंस है, उसका एनालिसिस करना जरूरी है। निष्पादन मूल्यांकन करके हम लोग कर्मचारी को फीडबैक देते, भाई तुम बढ़िया काम कर रहे हो कि बढ़िया काम नहीं कर रहे हो। दूसरा, कर्मचारी की पदोन्नति करना है, कंपनी या संगठन में जो लोग कर्मचारी है उनका प्रमोशन करना है, उनकी सैलरी बढ़ानी है या उनका ट्रेनिंग देना है। इन सभी चीजों को करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्मचारी द्वारा किए गए काम को समय समय पर उसके परिणामों की जांच करना, उसको व्यवस्थित एनालिसिस करना ही निष्पादन मूल्यांकन है। यानी कर्मचारी जो काम कर रहा है, उसके काम के परिणाम यानी उसके रिजल्ट को चेक करना और समय समय पर कर्मचारी की क्षमता का मूल्यांकन एनालिसिस करना ही क्या है, निष्पादन मूल्यांकन है। निष्पादन मूल्यांकन क्यों करते हैं, कर्मचारी की प्रदर्शन को देखते, भाई कर्मचारी सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कर्मचारी में कहीं तो सुधार की जरूरत तो नहीं है, उसको दोबारा ट्रेनिंग दिलाने की जरूरत नहीं, इसके लिए निष्पादन मूल्यांकन करते हैं। कर्मचारी का भैया प्रमोशन करना है, वेतन बढ़ाना, इसके लिए निष्पादन मूल्यांकन करते हैं। पता चला कर्मचारी सही काम कर रहा है, भाई उसको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए क्या, निष्पादन मूल्यांकन। भाई कर्मचारी को समय समय पर जांचो कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा, कहीं उसके आंख में कोई दिक्कत नहीं, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, उसको डिप्रेशन नहीं, तनाव नहीं है। कर्मचारी तो ऐसा नहीं, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको दोबारा काम में उसको सुधार की जरूरत है। कर्मचारी का प्रमोशन करना है, पदोन्नति करना, उसको वेतन बढ़ाना, उसको सैलरी देना, उसका पैसा बढ़ाना है। इन सभी के लिए निष्पादन मूल्यांकन यानी उसके काम का एनालिसिस करना किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन के कौन कौन से तरीके हैं, भाई निष्पादन मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, भाई उसके काम को आप कैसे चेक करोगे, जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, उसके काम को एनालिसिस कैसे करोगे, किस आधार पे करोगे, बेस क्या करोगे, क्या बेस है। तो पहला भैया रेटिंग स्किल यानी उसके काम को अंक दे करके, जैसे आप उसके काम को डेली देखो, ऐसा काम किया, इसको आज 5 नंबर मिला, कल 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, यानी रेटिंग स्केल दे करके, यानी उसकी रेटिंग दे करके। जैसे हमारे कंपनी में 50 कर्मचारी हैं, तो हम उनको रेटिंग दे दें, भाई कर्मचारी इसको अच्छा काम किया, इसको ए मिला, ये बुरा काम किया, थोड़ा कम काम किया, इसको बी मिला, इसको सी मिला, इसको डी मिला, एक को ओ मिलेगा, आउटस्टैंडिंग मिलेगा। इसी के आधार पर हम रेटिंग दे करके हम क्या करते हैं, कर्मचारियों की सैलरी वैलरी बढ़ाते हैं, रेटिंग देते हैं। भाई अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते कहिए होगे कभी, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कंपनी में जब सैलरी बढ़ती है ना, तो उनकी रेटिंग के अनुसार सैलरी बढ़ती है। जैसे मान लो किसी को रेटिंग मिली है, रेटिंग यानी रेटिंग मिलती है, जैसे किसी को ए मिला, तो भाई मान लो ए वाले का 2000 सैलरी बढ़ेगा, मान लो किसी को बी मिला है तो उसका 1500 सैलरी बढ़ेगा, किसी को सी मिला तो उसका 1000 सैलरी बढ़ेगा और किसी को डी मिला है तो उसका 500 सैलरी बढ़ेगा। इसके यानी रेटिंग, आपकी जितनी अच्छी रेटिंग होगी, आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आपकी उतनी अच्छी सैलरी बढ़ेगी। तो इस आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, निष्पादन मूल्यांकन, मैंने बताया ना कि जैसे वेतन बढ़ाना है, सैलरी बढ़ानी है, प्रमोशन देना है, तो इन सब के लिए निष्पादन मूल्यांकन कैसे करेंगे, रेटिंग दे करके, अंक आधारित उनका एनालिसिस करो, उनको नंबर दो, 10 में से इसको इतना नंबर मिला, 10 काम के आधार पर नंबर देना पड़ेगा, समझ लो। तो पहला रेटिंग स्केल करिए। दूसरा है रैंकिंग के जरिए, भाई ये सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी है, उससे कम, यानी रैंकिंग विधि के जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, निष्पादन मूल्यांकन, रैंकिंग दे दो ना, जिसे रैंकिंग ए बी सी डी, इस आधार पर भी तो रैंकिंग करते हैं। इतने कर्मचारी ए रैंकिंग में, इतने कर्मचारी, आप लोग देखोगे ना जैसे क्रिकेट होता, तो क्रिकेट में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर जो प्लेयर होते हैं उनकी रैंकिंग होती है, उस आधार पर ए ग्रेड प्लेयर है, बी ग्रेड प्लेयर है, सी ग्रेड प्लेयर है, इस आधार पे। तो रैंकिंग बना करके भी हम लोग क्या करते हैं, निष्पादन मूल्यांकन कर सकते हैं। श्रेष्ठ कर्मचारी और कम प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का एक वर्गीकरण करके, रैंकिंग करके भी निष्पादन मूल्यांकन, ठीक है। तीसरा है पेयर्ड कंपैरिजन,
यानी एक दूसरे का तुलना करके, जैसे एक कर्मचारी की दूसरे कर्मचारी से कंपैरिजन करके भी निष्पादन, भाई एक कर्मचारी इसका इसके साथ करेंगे, इसका इससे, इस आधार पर भी निष्पादन मूल्यांकन हो सकता है। दूसरा कह सकते हो कि कर्मचारियों के अनुपात के आधार पर 20% कर्मचारी ऐसे काम किए, 40% कर्मचारियों ने ऐसा काम किया, 50% कर्मचारियों ने ऐसे काम किया। यह भी एक तरीका निष्पादन मूल्यांकन का। निबंध विधि, प्रबंधक कर्मचारियों का विवरण रिपोर्ट के माध्यम से, जैसे रिपोर्ट के आधार पर हमारे कंपनी में 10% जो कर्मचारी हैं ऐसे काम करते हैं, 10% 50% कर्मचारी ऐसे हैं, तो रिपोर्ट के जरिए भी निष्पादन मूल्यांकन किया जा सकता है। ये अलग-अलग तरीके निष्पादन मूल्यांकन के आज के तरीके के, आज अगर आप देखोगे आज कैसे किया जाए निष्पादन मूल्यांकन, तो आज अगर आप देखोगे जैसे डाटा के जरिए, कंपनी का डाटा, तो डाटा के आधार पे देख करके हम निष्पादन मूल्यांकन कर सकते हैं। एमओबी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कर्मचारी और प्रबंधक जैसे कोई टारगेट है, लक्ष्य बना करके निष्पादन मूल्यांकन करते हैं। 360 डिग्री फीडबैक, यानी कर्मचारियों का पूरा मूल्यांकन करके भी निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। आज एचआर जो होता है वो उनके काम के आधार पर उनका निष्पादन मूल्यांकन करता है। उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी करते हैं, उनका इंटरव्यू लेकर के बातचीत करके। ये सारे तरीके हैं भाई मेरे निष्पादन मूल्यांकन के। जैसे निष्पादन मूल्यांकन के तरीके में जैसे केस स्टडी, उनसे चर्चा करके, उनसे बातचीत करके, उनके काम को देख करके, ये सारे तरीके भी निष्पादन मूल्यांकन के हैं, समझ रहे हो? तो अलग-अलग तरीके जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, निष्पादन मूल्यांकन करते हैं। जैसे पारंपरिक तरीके कौन-कौन से निष्पादन मूल्यांकन के? रेटिंग स्किल, रैंकिंग, ठीक है, कंपैरिजन एक दूसरे का करके, चेकलिस्ट, लिस्ट बना करके कंपैरिजन कर सकते हैं। आधुनिक तरीके क्या? 360 डिग्री, एचआर काउंटिंग, एचआर करे, या उनका स्कोर कार्ड दे करके। तो अलग-अलग तरीके हैं भाई मेरे आजकल जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, निष्पादन मूल्यांकन। भाई कर्मचारी की सैलरी बढ़ाना, उनको वेतन देना, अलग-अलग तरीके हैं निष्पादन मूल्यांकन के। तो ये मैंने आपको पारंपरिक तरीके भी बता दिए, कौन-कौन से पारंपरिक तरीके हैं निष्पादन मूल्यांकन के, और ये आधुनिक तरीके बीओ, 360 डिग्री फीडबैक, एचआर काउंटिंग, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, यानी उनका एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से बातचीत करके, उनका स्कोर कार्ड देख करके, उनके काम को देख करके, ये सारे तरीके से क्या कर सकते हैं भाई मेरे, निष्पादन मूल्यांकन किया जा सकता है, ताकि हमारा कर्मचारी कैसा, उसकी सैलरी वेतन बढ़ाने में, उसको प्रमोशन देने में, या कर्मचारी को और भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, इसके लिए समय-समय पर निष्पादन मूल्यांकन, उनके काम की जांच करते हैं, और जांच करके हम लोग अनुमान लगाते हैं इस कर्मचारी को कहीं दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इसकी सैलरी बढ़ानी है, इसको प्रमोशन देना है, या इसको कंपनी से बाहर निकालना है। इन सब के लिए निष्पादन मूल्यांकन, यानी समय-समय पर उनके काम का आकलन या काम की जांच करना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा भाई मेरे, जीवन वृत्ति प्रबंधन और विकास। तो जीवन वृत्ति प्रबंधन और विकास क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीवन वृत्ति प्रबंधन और विकास से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जीवन वृत्ति प्रबंधन और विकास क्या है, इसकी बात करेंगे। तो जीवन वृत्ति मतलब होता है वह आयोजित प्रक्रिया जिसमें संगठन और व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं। तो जीवन वृत्ति प्रबंधन का मतलब होता है कि भाई कंपनी के जो कर्मचारी हैं और संगठन जब मिलकर के काम करते हैं, उसी को बोलते हैं जीवन वृत्ति प्रबंधन और विकास। यानी कंपनी जो है वो कैरियर लक्ष्य बनाती है, स्किल, अवसर, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति आदि को जब व्यवस्थित किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन वृत्ति प्रबंधन और विकास कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जीवन वृत्ति प्रबंधन का मतलब था कर्मचारी को उनके पेशेवर जीवन में रास्ता दिखाना। भाई हमारी कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहा है, उनको सही रास्ता दिखाना, हमारे कर्मचारियों को सही अवसर देना, हमारे कर्मचारियों को सही जगह नियुक्त करना, कर्मचारी का जीवन अच्छा हो, लाइफ अच्छी हो, बेहतर जीवन जिए, इसके लिए मार्गदर्शन देना या इसके लिए एडवाइस देना है जीवन वित्तीय प्रबंधन है। यानी हमारा जो कर्मचारी है वो बेहतर स्किल सीखे, बेहतर नॉलेज ले, जीवन में अच्छा करे, वो स्वस्थ रहे, वो हेल्दी रहे और जीवन में तरक्की करे, यही है भाई मेरे जीवन वित्तीय प्रबंधन। जीवन वृत्ति विकास क्या है, जीवन वृत्ति विकास का मतलब होता है निरंतर जीवन में बढ़े। हमारा जो कर्मचारी है, जैसे मान लो कंपनी में जो कर्मचारी है, तो कर्मचारी अपने कौशल को यानी स्किल को, ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ा करके
अपने जीवन में बेहतर बने और अपने करियर में तरक्की करे, इसी को बोला जाता है भैया जीवन वृत्ति विकास। तो दो चीजें हैं, जीवन वृत्ति विकास क्या है? तो जीवन वृत्ति विकास का मतलब होता है कि हमारा जो कर्मचारी यानी जो वर्कर है, जो लेबर है, वो नॉलेज सीखे, ज्ञान सीखे, अनुभव ले, ठीक है, ट्रेनिंग ले, प्रशिक्षण ले और अपने करियर में आगे बढ़े। इसको बोलते हैं जीवन वृत्ति विकास बोला जाता है। और जीवन वृत्ति प्रबंधन का मतलब होता है कि कर्मचारी के लिए कंपनी बहुत सारे काम करती है ताकि कर्मचारी जीवन में आगे बढ़े, उसको सही नॉलेज, सही जानकारी मिले, उसका मार्गदर्शन करे। इसको बोलते हैं जीवन वृत्ति प्रबंधन बोला जाता है। यानी जीवन वृत्ति विकास का मतलब समझ लो कि कर्मचारी को निरंतर सीखना है। जैसे मान लो आप कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, तो आपको जीवन में निरंतर नई-नई चीजों को सीखना है, नए-नए काम को सीखना है और जीवन में बड़े से बड़े और ऊंचे से ऊंचे पद पर जाना है। यही है जीवन वृत्ति विकास। यानी जीवन में क्या करना है? हमेशा गेन करना है, हमेशा तरक्की करना है। भाई हर कर्मचारी खूब सीखे, खूब आगे बढ़े, खूब नॉलेज गेन करे और ताकि बड़े से बड़े पद पर जाए और अपने जीवन को सफल बनाए। यही है भाई मेरे जीवन वृत्ति विकास और जीवन वृत्ति प्रबंधन। जीवन वृत्ति विकास के कौन-कौन से चरण हैं? जैसे अनुपेक्षण चरण, यानी हर कर्मचारी जो है 15 से 25 वर्ष तक उसमें बहुत ज़्यादा रुचि होती है काम करने की। उसको शिक्षा मिले, प्रशिक्षण मिले, रोजगार मिले, इससे हमारा जो कर्मचारी है, उसका क्या होगा भाई? जीवन वृत्ति विकास होगा, लगातार डेवलपमेंट होगा। कर्मचारी का 25 से 35 साल की जब उम्र है, तो उसको नौकरी मिल जाए, उसको कौशल हो, उसकी पहचान, उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, तो इससे हमारे कर्मचारी का क्या होगा? बहुत ज़्यादा भाई तरक्की होगी। मध्यम करियर चरण, जब कर्मचारी 35 से 50 वर्ष का होता है, तो उसको प्रमोशन मिले, उसको ज़िम्मेदारी मिले और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले ताकि कर्मचारी कभी भी जीवन में उसके ठहराव ना आए और तरक्की करे। दर कैरियर चरण क्या है? जब कर्मचारी 50 से 60 साल का होता है, उसको बहुत अनुभव हो जाता है, उसके अनुभव का सम्मान किया जाए और उसकी सेवानिवृत्ति करके उसे बहुत सारी सहायता प्रदान की जाए और उसके लाइफ को अच्छा बना जाए। यही भाई मेरे जीवन वृत्ति विकास और जीवन वृत्ति प्रबंधन है। ठीक है? जीवन वृत्ति प्रबंधन में क्या होता है कि भाई जो कंपनी है, वो कर्मचारियों को बेहतर लाइफ के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, जीवन की तरक्की के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके बीमा के लिए तरह-तरह के जो काम करती है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे जीवन वृत्ति प्रबंधन। ठीक है? जैसे कोई भी कंपनी, जैसे मारुति है, सुजुकी है, होंडा है, ये कंपनियाँ जो थी अपने जो वर्कर है, जो हमारा कर्मचारी वो कंपनी को ना छोड़े, जीवन में तरक्की करे, जीवन में आगे बढ़े, उसको नॉलेज हो, ज्ञान हो, समय सब ट्रेनिंग दे, कर्मचारियों का बीमा करवा दो, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनके परिवार के लोग अच्छे रहें। यही भाई जीवन वृत्ति प्रबंधन, यानी कर्मचारी जो हमारा है लंबा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, अच्छा खाए, पहरे, उठे, बैठे और जीवन में तरक्की प्राप्त करे, यही भाई जीवन वृत्ति प्रबंधन है। कंपनी जो संगठन है, वो चाहता है कि जो हमारा वर्कर है, वो खूब तरक्की करे। अगर भैया वर्कर तरक्की करेगा, कर्मचारी तरक्की करेगा, तो भाई कंपनी संगठन तो ऑटोमेटिक ही तरक्की करेगा। समझ गए? यही भाई मेरे जीवन वृत्ति विकास और जीवन वृत्ति प्रबंधन है। ठीक है? कर्मचारी की रुचि देखो, भाई हर कंपनी को देखे कि कर्मचारी को क्या रुचि है, कर्मचारी में कितनी क्षमता है, कर्मचारी को कौन-सी स्किल सिखानी है, कर्मचारी का करियर अच्छा कैसे बनेगा, इन सब की पहचान कौन करती? कंपनी करती है और कंपनी कर्मचारी की रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसको ट्रेनिंग देती है और उसको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर जो कंपनियाँ देती, जो इंडस्ट्री देती है, वही है भाई मेरे जीवन वृत्ति प्रबंधन। यानी कर्मचारियों के करियर में बहुत अच्छा करियर बनाने में कंपनियों की जो भूमिका है, वही कह सकते हैं जीवन वृत्ति प्रबंधन है। भाई कर्मचारी जीवन में तरक्की करे, उसको प्रमोशन मिले और खूब आगे बढ़े। ठीक है? जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करे, रोड मैप तैयार करे, उसको जॉब हमेशा बनी रहे। यही भाई मेरे जीवन वृत्ति प्रबंधन और जीवन वृत्ति विकास है। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊँ, जीवन जीवन वृत्ति प्रबंधन और जीवन वृत्ति विकास। ज़रूर करके जाना। जीवन वृत्ति प्रबंधन भी एग्ज़ाम में आ सकता है और जीवन वृत्ति विकास भी आ सकता है। देखो, अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? जो मैं समझा रहा हूँ, समझिए और नोट्स में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ईज़ी तरीके से हैं। इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे, 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए खाली 2 ढाई पेज ही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है। अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, तो मार्क्स आपको अच्छे खासे मिल जाएँगे। ठीक, चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा? कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य।
भाई कंपनी जो है कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमेशा काम करे। जैसे अगर बताऊँ बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, उनका कंपनियों का स्लोगन होता है, यानी नारा होता है कि भाई सेफ्टी जो है वो सर्वोपरि है। कर्मचारी जो है यानी जो वर्कर है वो सेफ रहे, उसका लाइफ सेफ रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कर्मचारी की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर ध्यान देना हर एक कंपनी, हर एक संगठन का पहले ही बात होती है। काम पीछे है, सेफ्टी और हेल्थ सबसे आगे है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो कोई कंपनी, जैसे मान लो कंपनी मारुति है, सुजुकी है, इस प्रकार की जितनी कंपनियाँ हैं, उनका स्लोगन होता है, उनका नारा होता है कि भाई सेफ्टी यानी कर्मचारी की जो सुरक्षा है, सर्वप्रथम है, सेफ्टी फर्स्ट है, यानी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। भाई कर्मचारी सुरक्षित रहेगा तभी तो काम करेगा। अपनी जान को जोखिम में डाल कर के कर्मचारी कभी कोई भी काम ना करे, खतरा मोल ना ले। हमेशा सुरक्षा को ध्यान में रख कर के ही कर्मचारी काम करे। और दूसरा, कंपनियां हमेशा कर्मचारी के स्वास्थ्य के बारे में सोचती रहती, उसका हेल्थ अच्छी रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। भाई जब कर्मचारी की हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कर्मचारी डेली नौकरी पर आएगा, डेली जॉब पर आएगा और इससे कंपनी को फायदा होगा। और भाई अगर कर्मचारी हमारा डेली बीमार रहेगा, आएगा नहीं, छुट्टी मारेगा, तो इससे कंपनी और उसके काम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है किसी काम का। इसलिए कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेफ्टी मस्ट है भाई, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मचारी की। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, भाई कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर जाओगे तो हर कंपनी कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर के हमेशा अपनाती है। भाई कंपनी में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। जैसे कंपनियों में रहता है कि आपको हेलमेट लगाना है, क्या बोलते हैं भाई मेरे, हेलमेट नहीं होता, देखा होगा ना, हेलमेट आपको हमेशा लगाना है, हेलमेट का प्रयोग करें अगर आप किसी डेंजर इलाके में काम कर रहे हैं। दूसरा है ग्लव्स, यानी दस्ताने जिसको हम बोलते हैं, ग्लव्स यानी आपको हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहनने हैं, ताकि आप किसी काम को कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन कर करिए, ताकि आपके हाथ में कोई चोट चपेट ना लगे। यह भी सुरक्षा को लेकर के कंपनियां काम करती हैं। हेलमेट लगाओ, ग्लव्स पहनो। दूसरा चश्मा, यानी गोगल जिसको हम बोलते हैं, चश्मा लगाना भी क्या है, चश्मा भी हमें लगाना पड़ेगा, गोगल लगाना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपकी आंखों में कोई ऐसा रेत ना जाए, मिट्टी ना जाए या कोई कण ना जाए। ठीक है, चश्मा यानी आपको हेलमेट लगाना है, ग्लव्स पहनना है, गोगल यानी चश्मा लगाना है। आपको शूज, शूज हमेशा सेफ्टी शूज पहने ताकि आपके पैरों पर अगर आपका कुछ गिर जाए तो उससे भाई मेरे आपको चोट ना लगे। ठीक है, ये सुरक्षा को लेकर के तमाम कंपनियां इस प्रकार के प्रबंधन करती रहती, क्योंकि कर्मचारी की जो सुरक्षा है भाई मेरे सर्वोपरि है। कंपनी हमेशा ये चाहती कि कंपनियां चाहती कंपनी कंपनी में कोई भी दुर्घटना ना हो। ठीक है, किसी प्रकार से किसी कर्मचारी की जान ना जाए या उसे किसी प्रकार की चोट ना लगे। भाई कर्मचारियों को चोट लगती है, उसकी जान जाती है, इससे कंपनी को नुकसान होता है और उस व्यक्ति और उसके परिवार का तो नुकसान होता ही होता है। इसलिए दुर्घटना ना हो, इसके लिए तमाम तरह के सुरक्षा उपकरण और अपनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कंपनियां हमेशा कहती हैं भाई सेफ्टी को ध्यान में रख कर काम करे। कर्मचारी हमेशा हेलमेट पहन के, ग्लव्स पहन के, चश्मा लगा के, जूते पहन करके, ठीक है, इस प्रकार के चीजों और खतरा लेकर के कभी कोई काम ना करे। दुर्घटना को रोकने के लिए कंपनियां भाई अलग 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 प्रकार की योजना, हमेशा साफ सफाई रखो, कहीं तेल गिर गया उसको तुरंत हटा लो, ढीले ढाले कपड़े पहन करके काम मत करो क्योंकि मशीन में आपका कपड़ा फंस सकता है। इसलिए एक यानी कंपनी जो है हमेशा कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर के बहुत सतर्क रहती है, उसकी सेफ्टी को लेकर के। दूसरा, कंपनी जो है उसकी स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य भी कह सकते हैं कि कंपनी के लिए कर्मचारी का भाई स्वास्थ्य हेल्थ बहुत जरूरी है। इसलिए कर्मचारी जो है उसके स्वास्थ्य को लेकर के देखा समय समय पर उसकी जांच भी करवाते रहते हैं, उसकी आंखों की जांच करवाएंगे, उसका खून की जांच करवाएंगे, ताकि हमारा कर्मचारी जो है स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य को लेकर के उसको भाई कह सकते हो वो लोग उसका कार्ड भी बना देंगे, वो जाकर के दवाई वाई ले सकता है, कम पैसे में दवाई ले ले ताकि वो स्वस्थ रहे। देखो बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं अपने कंपनी में भाई हेल्थ कैंप भी लगाती, कर्मचारियों की जांच भी करवाती हैं, ताकि कर्मचारी जो है सुरक्षित रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो भाई डेली काम पर आएगा, डेली काम पर आएगा तो कंपनी को लाभ मिलेगा। अगर हमारा कर्मचारी अगर डेली बीमार रहेगा तो भाई वो मेरे काम कैसे करेगा, इससे कंपनी के काम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कर्मचारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्मचारी किसी प्रकार का टेंशन ना ले, ये बहुत जरूरी है। धूम्रपान कर्मचारी ना करे, खास तौर से जहां पर काम करे, कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर कर्मचारी बीड़ी सिगरेट ये ना पिए।
ठीक है। शराब और मादक पदार्थों का सेवन कर्मचारी ना करे, खास तौर से हमें ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीजें कर्मचारियों में टेंशन, डिप्रेशन इसका कारण बनती हैं। ठीक है, इन सब का ध्यान रखना क्या है, जरूरी है। चैप्टर रहेगा, बिल्कुल आखिरी चैप्टर रहेगा, हम आखिरी चैप्टर में आ गए। 12वां चैप्टर क्या रहेगा, कर्मचारी परामर्श और भलाई सेवाएं। तो भाई कर्मचारी परामर्श क्या, परामर्श मतलब तो सलाह। तो भाई कर्मचारियों को क्या क्या सलाह दें, और सलाह देनी बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि भाई उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हेल्थ उसकी अच्छी रहे। तो कर्मचारी परामर्श क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल आखिरी चैप्टर रहेगा। कर्मचारी परामर्श मतलब सलाह, ठीक है। जैसे डॉक्टर हमको सलाह देता है, जैसे हम लोग दिखाने नहीं जाते ओपीडी में, तो ओपीडी एक प्रकार से परामर्श यानी सलाह देता है, परामर्श। तो कर्मचारी परामर्श क्या है, तो कर्मचारी परामर्श वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर से उनको सलाह देता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनकी सहायता करता है। कर्मचारी परामर्श क्या है, यानी कर्मचारियों को सहयोग करना, उनकी सहायता करना, ठीक है, उनके काम में मदद करना, उनको वो बीमार ना हो, उनकी सुरक्षा हो, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इस प्रकार की समय समय पर कर्मचारियों को हम लोग क्या देते हैं, परामर्श यानी सलाह देने का काम करते हैं। देखो ना, बहुत सारी कंपनियों में समय समय पर कुछ लीडर आते हैं, कुछ वक्ता आते हैं, कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं, हेल्थ ट्रेनर आते हैं, उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, योगा करवाते हैं, इस प्रकार के काम कंपनियों में होते रहते हैं। यही भाई कर्मचारी परामर्श, यानी कंपनी समय समय पर अपने वर्कर को सलाह देती रहे, हर प्रकार की समस्या, कोई भी कर्मचारी को किसी प्रकार की समस्या है तो कंपनी उस समस्या का समाधान करे। कर्मचारी में अगर किसी प्रकार का तनाव है, विकार है, तो उसको दूर करने का प्रयास करे। कर्मचारी में अगर किसी प्रकार का शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, तो इन सभी दूसरा कंपनी हमेशा दो तरफा बात, यानी कंपनी के साथ कर्मचारी हमेशा बातचीत करे, और कंपनी और कर्मचारी में हमेशा संवाद और बातचीत स्थापित रहेगी, तो यह कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्मचारी और कंपनी जब आपस में बात करेंगे, तो भाई कर्मचारी से अगर कोई गलती हो जा रही है तो उसको सुधारना बहुत ज्यादा आसान है। तो कर्मचारी परामर्श का मतलब यानी कर्मचारी और कंपनी में हमेशा कम्युनिकेशन यानी जो बातचीत है वह लगातार होती रहनी चाहिए। कर्मचारी परामर्श क्या है, जैसे कर्मचारी को कोई समस्या, जैसे कर्मचारी को व्यक्तिगत समस्या, जैसे पारिवारिक समस्या है, पैसे की समस्या है, उसके संबंधों में समस्या है, भावनात्मक समस्या है, नशा है, इस प्रकार की लत है, इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के कंपनी हमेशा कर्मचारी को सलाह दे, वही अपने परिवार के तनाव को कैसे कम करे, पैसे की कमी से कैसे ठीक करे, नशा वशा में अगर कहीं चला गया उसको कैसे दूर हो, इस प्रकार की सलाह जो है कंपनी कर्मचारियों को देती है। काम संबंधी समस्या, जैसे हमारा कर्मचारी उसको काम को लेकर के कोई समस्या, जैसे काम का प्रेशर है, टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, काम को नहीं कर पा रहा है, कर्मचारी को उसके सहयोगी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, काम करने में दिक्कत आ रही है, कर्मचारी को लगता है कि उसकी सैलरी, उसका वेतन नहीं बढ़ रहा है, इस प्रकार की समस्या का समाधान कौन करेगा भाई, कंपनी करेगी ना, काम से रिलेटेड जो है। तो ये इन सारी समस्याओं का समाधान कंपनी करे, इसी को हम लोग भाई क्या बोलते हैं, परामर्श, ठीक है। कर्मचारी परामर्श यही है कि कर्मचारी यानी जो वर्कर है, वर्कर की व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या है, पैसे की समस्या है, काम की समस्या है, पैसा प्रमोशन चाहता है, वेतन सैलरी बढ़े, तो कंपनी हम कर्मचारी हमेशा कंपनी से बातचीत करता रहे, ताकि उसके जीवन में जो तमाम समस्याएं, उन समस्याओं का भी समय समय पर समाधान होता रहे। यही भाई मेरे कंपनी परामर्श है, यानी सहायता। भाई कर्मचारी को लगता है उसकी वेतन बढ़ जाए, उसकी सैलरी बढ़ जाए, क्योंकि इसका भैया खर्चा बढ़ गया है, तो कंपनी से बातचीत करेगा, कंपनी उसकी सैलरी बढ़ा देगी, यही तो कंपनी परामर्श है, कर्मचारी परामर्श है। कर्मचारी समय समय पर कंपनी से बात करता रहे, कर्मचारी जो यानी वर्कर है समय समय से कंपनी से सलाह लेता रहे, बातचीत करता रहे, तो उसके जीवन में जो समस्याएं होंगी वो कम। भाई कंपनी में कर्मचारी वर्कर जो कंपनी के लिए समर्पित है, दिन रात लगा हुआ काम कर रहा है, तो कंपनी भी कर्मचारी के लिए सोचेगी, कर्मचारी हमारा टेंशन में न हो, तनाव में न हो, डिप्रेशन में न जाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी सुरक्षा अच्छी रहे, उसकी सैलरी बढ़े, वेतन बढ़े, कंपनी भी कर्मचारी के लिए सोचती है। तो कर्मचारी को भी कंपनी से समय समय पर सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपनी और कर्मचारी में हमेशा बातचीत, कम्युनिकेशन लगातार चलना चाहिए,
कंपनी और कर्मचारी दोनों आपस में बातचीत करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। यही होता भाई मेरे कर्मचारी परामर्श। समझ गए? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जरूर जा सकते हैं। और जितने जितने मैंने टॉपिक को यानी चैप्टर को मैंने खास तौर से बताया है, पढ़ाया है, इनको तो जरूर करके जाना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और ये सारे भाई मेरे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें काफी टॉपिक मैं कह सकता हूँ एग्जाम में आने के चांसेज हैं। इसको करके भी जाना आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने मैंने टॉपिक बताए हैं करके सारे जाने हैं। ठीक है, ओके।